गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो ऐसा है, हम देख रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या देख लिया एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा स्टैट्यूट का मतलब, स्टैट्यूट मींस अ रिटन लॉ। सो एक ऐसा कानून जो लिखा हुआ है उसको हम स्टैट्यूट बोलते हैं। फिर हमने इसी के बाद देखा डॉक्यूमेंट का मतलब। डॉक्यूमेंट में हमने देखा चार चीजें आना चाहिए। पहली चीज क्या है? तो डॉक्यूमेंट में एक मैटर है विच इज रिटन डिस्क्राइब्ड अपॉन अ सब्सटेंस। कोई तो भी चीज के ऊपर लिखा गया है बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, या फिर बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स। एंड जिसका काम है विच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, रिकॉर्ड रखना। तो इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो ये डेफिनेशन हमने देखे। इसके बाद हमने देखा इंस्ट्रूमेंट, डीड, इनके बीच का डिफरेंस। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब है जो ट्रू मीनिंग है वो निकालना। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन देखे हमने, लिटरल मीनिंग और रीजनेबल मीनिंग, जोलोविक्स और फिट्जेराल्ड दोनों के हिसाब से। इसके बाद हमने देखा इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस। इंटरप्रिटेशन एक वर्ड का भी हो सकता है, एक शब्द का भी हो सकता है, पर कंस्ट्रक्शन का मतलब है फाइनल कंक्लूजन निकालना, पूरी चीजें ध्यान में रखते हुए फाइनल कंक्लूजन निकालना, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन। फिर हमने देखा इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों है, तो डेरिंग ने बोला क्योंकि कानून परफेक्ट नहीं होते, इसलिए इंटरप्रिटेशन का रोल आता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कानून परफेक्ट नहीं है। फिर हमने देखा इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के प्राइमरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स में पहला रूल, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब प्लेन टेक्स्ट है, जब अनएम्बिगियस टेक्स्ट है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो आप उसका वैसा का वैसा मीनिंग दे दोगे। जो भी ग्रामर है वो फॉलो करते हुए आप वैसे ही मीनिंग दे दोगे। वहां पे आपको इंटरप्रेट कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज द एक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। फिर इसके बाद हमने देखा अगर एक इसके दो मीनिंग पॉसिबल हैं, अगर दो मीनिंग है, एक वाइडर मीनिंग निकलता है और एक नैरोअर मीनिंग, तो आप उसका वाइडर मीनिंग देंगे। फिर अगर क्लियर टेक्स्ट है तो आप उसका क्लियर मीनिंग ही देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। भले ही इससे कुछ इफेक्ट गलत हो रहा है बट फिर भी आप वही मीनिंग देंगे, यह हमने देखा था। फिर हमने देखा था, हाँ, अगर कोई चीज नहीं लिखी है कानून में तो वो कोर्ट ला नहीं सकता, वो बीच में कुछ लिखेगा नहीं, या कुछ लिखी है तो वो हटा नहीं सकता। कोर्ट का काम है सिर्फ इंटरप्रेट करना। वो इंटरप्रिटेशन करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, बट इट विल नेवर लेजिस्लेट, वो कभी लॉ नहीं बनाएगा। एग्जांपल्स देखे थे। फिर वर्ड्स यूज्ड इन पॉपुलर सेंस को पॉपुलर मीनिंग ही देंगे हम। पर कभी कभी अगर आप कोई टेक्निकल एक्ट पढ़ते हैं तो फिर उस एक्ट के लिए टेक्निकल सेंस में आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है द वर्ड सिक्योरिटी। अगर आप जनरल बात करते हैं तो सिक्योरिटी का मतलब सेफ्टी होता है, पर अगर आप ये पढ़ रहे हैं अपना कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, तो सिक्योरिटी का मतलब हो जाएगा शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब चीजें। ठीक है, वैसे ही अगर आप कोई समझो प्लेज वगैरह पढ़ रहे हैं तो वहां सिक्योरिटी का मीनिंग बदल जाएगा। सो इट विल डिपेंड। फिर इसके अलावा एडिशनल केसेस देखे थे सिंपल से। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन देखा। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन तब यूज किया जाता है जब दो मीनिंग पॉसिबल है। एक ऐसा जो उसको वेग बनाता है, जो उसका कोई मतलब ही नहीं बचाता, जिसमें कुछ मतलब ही नहीं रहा, जैसे कि लेट्स हैंग आउट, सो बाहर जाके लटकना, इसमें कोई मतलब ही नहीं रहा। सो ऐसे केसेस में आप वो मीनिंग नहीं देखेंगे, आप उसका एक सेंसिबल मीनिंग देंगे। तो इसी को हमने बोला था अट्रस मैगिस वैलेट क्वाम पेरेट। ठीक है, सो ये वर्ड्स मैंने आपको बोला था, ध्यान रखना। फिर ये तब यूज होता है जब एक से ज्यादा मीनिंग है। इफ देयर इज ओनली वन मीनिंग तो फिर ये यूज नहीं होगा। फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन का जो रूल है वही आपको यूज करना पड़ता है। देन रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देखे थे हमने। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब दो तीन प्रोविजंस है, दोनों तीनों अलग अलग बातें करते हैं, तो उनको रिकंसाइल करना चाहिए। हमने ऐसा करना चाहिए कि हर एक प्रोविजन का मतलब निकल के आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अगर एक पर्टिकुलर प्रोविजन को मतलब दिया तो जो दूसरा प्रोविजन है वो डिफीट हो जा रहा है। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर प्रोविजन का इफेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे भी अगेन जब अलग अलग मीनिंग आ रहे हैं तभी ये यूज होगा। अगर एक ही मीनिंग निकलता है तो लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल बेसिक रूल लगता है। ठीक है, सो लिटरल इंटरप्रिटेशन बेसिक रूल है, एकदम बेसिक। ठीक है, फिर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो है ये तब यूज करोगे आप अगेन जब एक से ज्यादा प्रोविजन है और मीनिंग अलग निकल रहे हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोविजन है बट एक ही मीनिंग निकल रहा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।
बट एक से ज्यादा प्रोविजन और उनको रिकंसाइल करने की जरूरत है, वो प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं। सो ऐसे केसेस में आप दोनों तीनों प्रोविजंस को ऐसा मीनिंग देंगे जिससे सब प्रोविजंस इफेक्टिव रहे, कोई भी वॉइड नहीं हो जाए। ठीक है, सो ये हमने देखा था विथ ऑल द एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिर इसके अलावा हमने ये भी देखा था, अगर कभी ऐसा होता है कि आप सब प्रोविजंस को मीनिंग दे ही नहीं पा रहे, सो अगर आप कर ही नहीं पा रहे उसको मीनिंग दे ही नहीं सकते, एक ही प्रोविजन का मीनिंग निकल सकता है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, आप वो वाला प्रोविजन लेंगे जो बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाद वाला प्रोविजन माना जाएगा। सो एक क्वेश्चन है विवेक का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाला एग्जांपल, एक बार फिर से तो मैं शॉर्ट में बता दूंगा, बाकी अगर आपको डिटेल देखना है तो आपके पास बैकअप है, सो अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये बोला गया है, एक सेक्शन 17 है, 17(1) बोलता है कि एक बार कोई ऑर्डर या कोई भी अवार्ड पब्लिश करना है, अवार्ड दे दिया अगर, जैसे कि डिस्प्यूट चल रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, कोर्ट ने अवार्ड कर दिया, एम्प्लॉयर को बोल दिया कि तुमको इतना पैसा देना है, तो ये अवार्ड बोला जाता है इसको, ये ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर को पब्लिश करना पड़ता है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पब्लिश कर देगी तो ये फाइनल हो जाएगा, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड अगेन। और दूसरा एक और प्रोविजन है उसी में, सेक्शन नंबर 18, जो कि बताता है अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कोई सेटलमेंट करते हैं तो सेटलमेंट भी वैलिड होता है। अब सवाल यह आया, दोनों प्रोविजन अपने अपने जगह सही हैं, पर जब दोनों प्रोविजन साथ में लग गए, जैसे कि ऑर्डर दे दिया पर गवर्नमेंट ने पब्लिश किया नहीं था और उसके पहले सेटलमेंट किया, तो सवाल यह है क्या ऑर्डर फाइनल है क्योंकि ऑर्डर हो तो चुका था, या क्या सेटलमेंट फाइनल है? तो यहां पे कोर्ट ने बोला कि सेटलमेंट फाइनल है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर अभी तक पब्लिश नहीं हुआ और अब गवर्नमेंट को यह ऑर्डर पब्लिश करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सो ये हमने देखा था। फिर अब हम आते हैं आगे, अब हम बढ़ेंगे रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन की ओर, या हेडन्स रूल। सो हेडन एक क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर ने रूल बनाया तो नहीं, वो क्रिकेटर की बात नहीं हो रही, मैथ्यू हेडन करके एक क्रिकेटर था, खैर छोड़ो। सो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और हेडन्स रूल, पहले तो मैं बता दूं वैसे ये अलग रूल्स हैं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने दोनों को साथ में रखा है। इनफैक्ट आप ऐसा बोल सकते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन इज अ वाइडर रूल। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब दो तीन मीनिंग निकल के आ रहे हैं तो ऐसा मीनिंग लेना चाहिए जिससे जो बेनिफिट है वो बढ़े, जिससे जो भी रेमेडी है वो बढ़े और जो मिस्चिफ है वो कम हो। ठीक है, तो वैसे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एक वाइडर रूल है, वो कभी भी अप्लाई होता है। पर हेडन्स रूल जो अप्लाई होता है ना, ये सिर्फ तब अप्लाई होता है जब नया कानून बनता है। सो नए कानून के टाइम पे आप देखेंगे कि हिडन्स रूल लगता है। ठीक है, सो आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, हिडन्स रूल या मिस्चिफ रूल एक ही बात है। ठीक है, तो हम उसको एक मानते हुए पढ़ेंगे। वैसे दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है, अगर आप एकदम लीगल लैंग्वेज में जाएंगे और लीगल टर्म्स में देखेंगे, आप किसी लॉयर से बात करेंगे या जो लॉ पढ़ रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे, तो उन लोग बोलेंगे कि ये दोनों अलग चीज है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और हिडन्स रूल अलग चीज है। इनफैक्ट बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन हर जगह अप्लाई होगा जब भी दो मीनिंग आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ऐसा मीनिंग दो उसका जो कि बेनिफिट को बढ़ाए, जो रेमेडी को बढ़ाए, विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिसचिफ। और हिडन्स रूल एक अलग प्रकार का, एक पर्टिकुलर टाइप का रूल है। ये बोलता क्या है? सो ये बोलता है कभी कभी इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत जाती है, खास तौर पे जैसा नया कानून आया, समझो यहां तक कोई कानून नहीं था, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक नया कानून आया, एक्ट आया। अब आपको इस एक्ट में कुछ पर्टिकुलर चीज का इंटरप्रिटेशन करना है, पर आपको समझ नहीं रहा ये बोलना क्या चाहते हैं, क्लियर नहीं है। अगेन अगर क्लियर है, प्लेन टेक्स्ट है, तो ये सब इंटरप्रिटेशन लगते ही नहीं, लिटरल इंटरप्रिटेशन वाला रूल लगता है। लेकिन अगर क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, सो आपको इसका इंटरप्रिटेशन करना है कि ये जो लिखा है क्यों लिखा होगा। सो आप कैसे जानेंगे इसका क्या मीनिंग है? तो इसके लिए आपको 4 क्वेश्चन पूछने बोला है। आप 4 क्वेश्चन पूछो और फिर डिसाइड करो कि ये जो एक्ट में लिखा है इसका मेन मकसद क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए। सो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको ही हम बोलते हैं हेडन्स रूल। सो बहुत ही पुराना है, आप देखेंगे हेडन्स केस हुआ था एक 1584 में, 1584 की बात हो रही, तो ऐसा भी नहीं कि 100 साल पुराना है। ठीक है, सो लगभग 400 450 साल पुराना केस है। सो इतना पुराना केस हम देख रहे हैं। सो देखो
इसमें हुआ क्या था देखते हैं। इनफैक्ट अपने को क्या हुआ था वो नहीं देखना है, फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं देखना है, पर क्या बताया गया था ये देखना है। ठीक है, सो अगेन कब करेंगे ये यूज, जब एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन है। अगर एक ही इंटरप्रिटेशन है तो ये कोई भी रूल नहीं लगते, सीधा हम पहुंच जाते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, जो वर्ड्स है एक मीनिंग है, आपको इंटरप्रेट करना ही नहीं, जो लिखा है वैसा मीनिंग निकाल लो। सो वहां कंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज द एक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। पर ये जो रूल है हिडन्स रूल, ये कब लगता है तो जानते हैं, where the language used in the statute is capable of more than one interpretation. So एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहे हैं। The most firmly established rule for construction is the principle laid down in the Haydn's case. The rule which is also known as purposive construction. वैसे मैं आपको बता दूं, purposive construction और beneficial construction ये एक चीज है, ठीक है, और Haydn's rule और mischief rule ये अलग चीज है। सो और द मिसचिफ रूल, तो आपके लिए लेकिन एक ही है, आप एक ही मानोगे इसको। ठीक है, सो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या हेडन्स रूल या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन या मिसचिफ रूल हमारे लिए एक है। अगर कोई भी एक पॉइंट पूछते हैं तो हमको पता है कि ये चारों एक ही चीज है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल, बेनिफिट बढ़ना चाहिए। पर्पसिव, पर्पस क्या था उसके पीछे, सो ये इंपॉर्टेंट रहता है। हिडन्स रूल या मिस्चिफ रूल, मिस्चिफ कम होना चाहिए, बेनिफिट बढ़ना चाहिए, इसीलिए बेनिफिशियल भी बोले और मिस्चिफ भी बोले। ठीक है, सो ऐसा है। क्या मतलब है इसका, सो देखो, जब कभी नया कानून आता है ना, तो वो कानून का कोई ना कोई मकसद होता है। आपको याद होगा, मैंने आपको बचपन से बताया हूं, जब अगर आपने फाउंडेशन में मुझसे पढ़ा है तो फाउंडेशन में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कोई भी कानून बनाने का एक पर्पस होता है। अगर आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो इंटरमीडिएट में भी पहली क्लास में मैंने आपको बताया कोई भी कानून बनाने का एक पर्पस होता है। सो मेन जो चीज होती है, कोई तो भी पर्पस होता है। पहले कुछ गलत हो रहा था उसको ठीक करने के लिए, या कोई भी एक रीजन होता है उसके लिए कानून बनाया जाता है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्टिकुलर चीज का मीनिंग क्या है, दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कानून बनाया क्यों गया है। ये कैसे पता लगेगा आपको, आपको पूछना पड़ेगा चार सवाल। ये जो चार सवाल है, ये सवाल आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 मैटर्स इन कॉन्स्ट्रूइंग एन एक्ट। पहली चीज, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। ये एक्ट बनने के पहले कानून क्या बोलता था। तो कानून एक बड़ा वर्ड है, ब्रॉडर वर्ड है। सो हो सकता है कस्टम्स चले आ रहे थे, वो क्या करते थे, कस्टम्स क्या थे, तौर तरीके क्या थे, या कैसे काम किया जाता था पहले, यानी व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग दिस एक्ट। ये कानून बनने के पहले क्या कानून था, ये एक्ट बनने के पहले लॉ में क्या लिखा हुआ था या नहीं लिखा था। तो हम जो ट्रेड कस्टम्स को लॉ मानते हैं, तो हम क्या मानते थे अब तक। ठीक है, सो पहले क्या चल रहा था ये देखेंगे हम। सो व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेरे ख्याल से नेटवर्क गया था। हाँ, सो ठीक है, देखो चार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप क्या पूछते हैं, आप पूछेंगे व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। ठीक है, देखो वर्ड भी अलग है, लॉ यूज किया है या एक्ट यूज किया है। एक्ट बनने के पहले कानून क्या था, सिंपल। ठीक है, दूसरी चीज, व्हाट वाज द मिसचिफ और डिफेक्ट फॉर विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, पहले क्या डिफेक्ट था। सो अल्टीमेटली व्हाट वाज द डिफेक्ट, क्या गड़बड़ थी, या मिसचिफ, मिसचिफ का मतलब भी गड़बड़। ठीक है, मिस्टेक और डिफेक्ट, सो दोनों का मतलब है गड़बड़। क्या गड़बड़ थी पहले, सो क्या गड़बड़ थी ये पहले देखोगे आप। ठीक है, तो पहली चीज, एक्ट बनने के पहले क्या हुआ करता था, लॉ क्या बोलता था, सो ये देखेंगे हम। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे, मिसचिफ क्या था, डिफेक्ट क्या था। सो पहले जो लॉ था, जो एक्ट बनने के पहले जो हम मानते थे, उसमें क्या कमी थी, क्या गड़बड़ थी, ये देखेंगे हम। सो व्हाट वाज द मिसचिफ और डिफेक्ट विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, जो यहां नहीं था। फिर व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड, एक्ट में क्या लिखा है उसके लिए। सो ये जो पॉइंट है जो इसमें नहीं कवर किया था, उसके लिए एक्ट में क्या बोला है। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी, क्या रीजन था, क्यों बनाया गया ये, क्यों लिखा गया है ये चीज।
4 क्वेश्चन पूछना है। अभी क्वेश्चंस पे ध्यान दो, मैं अभी आपको एग्जांपल्स के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है। सो 4 चीजें पूछना है आपको। क्या? पहली चीज, कानून क्या था पहले, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट। फिर व्हाट वाज द डिफेक्ट और मिस्चिफ इन द लॉ, पुराने कानून में क्या डिफेक्ट था, क्या मिस्चिफ था, क्या गड़बड़ थी। तो दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अब उपाय क्या बताए गए, रेमेडी का क्या मतलब है, उपाय। व्हाट इज द रेमेडी दैट इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, एक्ट में क्या लिखा है, ये हम देखेंगे अब, ठीक है। तो जिसके बारे में पहले कुछ नहीं बोला गया था या कुछ गलत लिख रहा था, गलत समझ रहा था, उसके बारे में अभी क्या लिखा है, ठीक है, ये देखेंगे। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी, रीजन क्या है, तो क्या इसको ठीक करने के हिसाब से बनाया गया था या क्यों बनाया गया था कानून। सो ये, अब ये जो एक्ट में लिखा है, आप इसका मीनिंग निकाल रहे हो। जब आप ये क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो आपके जब दो मीनिंग थे, तो दो मीनिंग कैसे कैसे हो सकते हैं। एक मीनिंग ऐसा हो सकता है जो कि आपकी गड़बड़ को बढ़ाए, या तो मिस्चिफ को बढ़ाए। एक मीनिंग ऐसा हो सकता है जो मिस्चिफ को बढ़ाए या वैसा ही रहने दे, और दूसरा जो रहेगा वो रेमेडी को बढ़ाएगा, जो गड़बड़ थी उसको कम करेगा, ठीक है। तो दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन आप करोगे तो उससे गड़बड़ वैसे ही रहेगी, लेकिन जो रेमेडी है वो नहीं मिलेगी। और दूसरा, जिससे रेमेडी बढ़ेगी बट मिस्चिफ कम हो जाएगी। अब आप खुद ही बता सकते हैं कौन सा रूल हम फॉलो करेंगे। हमने 4 सवाल पूछे, दो इंटरप्रिटेशन हो रहे, एक जिससे गड़बड़ बढ़ रही है, रेमेडी कम हो रही, दूसरा जिससे रेमेडी बढ़ रही है और गड़बड़ कम हो रही। कुछ बताने का रहा ही नहीं। अब आप ऐसा इंटरप्रिटेशन लेंगे विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चिफ, जिससे मिस्चिफ कम होना चाहिए, गड़बड़ कम होना चाहिए, और रेमेडी जो उपाय दिए गए थे वो बढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल से समझेंगे। सो अभी ध्यान रखो। हाँ, तो देखो अजित ने बोला ये वाला आप मीनिंग निकालोगे, तो यस दैट इज करेक्ट। सो आप ऐसा मीनिंग लेंगे विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चिफ। मैंने आपको बोला था ना ये वर्ड आएगा आगे। सो ये पहले भी आपको दिखा है, मैंने बोला था आगे समझेंगे हम कि इसका क्या मतलब है, एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चिफ। सो ऐसा मीनिंग लेना है आपको जिससे रेमेडी बढ़े और मिस्चिफ जो है, गड़बड़ जो है वो कम हो, ठीक है। सो वही दिया है, देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, ये 4 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन लिखना है। क्या क्या? पहला, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, एक्ट बनने के पहले कानून क्या था। फिर व्हाट वाज द मिस्चिफ दैट द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, ठीक है, तो जो नहीं बताया गया था इन दी लॉ पहले, ठीक है। फिर व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड, अब एक्ट में क्या बताया गया है। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी, क्या रीजन है उसका, क्या वो पीछे की जो चीज थी, गड़बड़ थी, उसको ठीक करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। फिर आप ये चारों क्वेश्चन का आंसर देंगे और देखेंगे कि ऐसा वाला हमको डिसीजन लेना है विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चिफ, ठीक है। सो ये वाला डिसीजन आप लोगे और ये वाला डिसीजन को आप डिस्कार्ड कर दोगे, ये वाला मीनिंग आप नहीं लोगे, ठीक है। सो वही दिया है। देन द रूल डायरेक्ट्स दैट द कोर्ट्स मस्ट अडॉप्ट दैट कंस्ट्रक्शन। सो जब दो मीनिंग है, एक जिससे गड़बड़ बढ़ रही है या गड़बड़ वैसे ही रह रही और कुछ फायदा नहीं हो रहा, दूसरा जिससे फायदा बढ़ रहा है और गड़बड़ कम हो रही, तो आप ऐसा वाला रूल लोगे विच विल सप्रेस द मिस्चिफ, तो इट शैल सप्रेस द मिस्चिफ एंड एडवांस द रेमेडी। सो रेमेडी बढ़ना चाहिए, गड़बड़ कम होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा डिसीजन लोगे आप। सो ये आपको 4 क्वेश्चन ध्यान रखना है, और अल्टीमेटली आखिर में आपको ये लिखना है कि फिर ये 4 क्वेश्चन पूछने के बाद हम ऐसा उसका डिसीजन लेंगे जिससे गड़बड़ कम हो रही। तो गड़बड़ आपको कहां पता लगी, ये स्टेप में आपको गड़बड़ पता लग गई, ये स्टेप में रेमेडी पता लग गई। सो गड़बड़ जो है ये कम होना चाहिए और रेमेडी जो है ये बढ़ना चाहिए, ठीक है, सिंपल। सो आगे दिया है, therefore even in a case where the usual meaning of the language used falls short of the whole object of the legislature, a more extended meaning may be attributed to the words। so कई बार इसके लिए रेमेडी बढ़ाने के लिए आपको शायद एक्सटेंडेड मीनिंग भी देना पड़े।
सो बहुत ज्यादा वाइड मीनिंग भी देना पड़े तो भी आप देंगे वहां पे, ठीक है। सो एग्जांपल्स के हिसाब से हम देखेंगे। प्रोवाइडेड दैट दे आर फेयरली ससेप्टिबल ऑफ इट। ससेप्टिबल मींस एक्चुअल में दिया जा सके उतना, ठीक है। सो केपेबल, ससेप्टिबल का मतलब होता है केपेबल, यानी जबरदस्ती का कोई मीनिंग नहीं दे रहे, तो जो एक्चुअल में दिया जा सकता है, बट वाइडर मीनिंग दोगे आप। If, however, the circumstances show that the language in the act is used in a larger sense than its ordinary meaning, then that sense may be given to it। वही है कि larger meaning देना चाहिए। If the object of the statute is public safety, जैसे एग्जांपल दिया है कि पब्लिक सेफ्टी की बात हो रही, तो ऐसा मीनिंग दो जिससे सेफ्टी बढ़े, ठीक है। ऐसा मीनिंग नहीं होना जिससे सेफ्टी कम हो, ठीक है। सो जब कोई पब्लिक सेफ्टी की बात हो रही, देन इट्स वर्किंग मस्ट बी इंटरप्रिटेड वाइडली टू गिव इफेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो मेन ऑब्जेक्ट है पब्लिक की सेफ्टी बढ़ना चाहिए। सोच के देखो एम क्या रहा होगा, कानून क्या रहा होगा, पहले कानून में कुछ लिखा नहीं होगा सेफ्टी के बारे में, और इसीलिए इन्होंने कानून बना दिया ताकि पब्लिक सेफ्टी बढ़े। तो ऐसा मीनिंग दो जिससे जो सेफ्टी है वो बढ़ना चाहिए, रेमेडी जो है वो बढ़ना चाहिए, और जो दिक्कतें हैं वो कम होना चाहिए, ठीक है, जो गड़बड़ है वो कम होना चाहिए। तो ऐसा है। Thus, the legislature having intended, while passing the Workmen's Compensation Act, वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट क्यों बनाया गया होगा? देखो इसके लिए मेन आपको रीजन देखना है। आप जब भी ये सवाल पूछोगे ना, आपको रीजन पे जाना पड़ेगा। आप देखेंगे पहली चीज कानून क्या था बिफोर मेकिंग द एक्ट। सोचो वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट क्यों बनाया गया होगा? वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए बनाया गया है, उनको पैसा मिलना चाहिए। कब मिलता है ये? जैसे समझो किसी वर्कमैन को कोई दिक्कत आ गई, समझो एक्सीडेंट हो गया, उसको निकाल दिया गया, तो उसको कॉम्पेंसेट किया जाए। जैसे समझो मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में शक्कर बनती है, शुगर फैक्ट्री है। अब शुगर फैक्ट्री में क्या होता है, एम्प्लॉयज है, लेबर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो लोग आते हैं और जो गन्ने रहते हैं, गन्ने को थोड़ा हल्का फुल्का छीलते हैं, साफ करते हैं और उसको डाल देते हैं इन द क्रशर। अब एक एम्प्लॉय था मेरा, वो एम्प्लॉय ने गन्ना ऐसे डाल रहा था क्रशर में और उसका हाथ चला गया अंदर। अब हाथ गया, अब जैसे ही उसका हाथ गया, अब वो मेरे काम का नहीं रहा। सो वो लड़का अब मेरे क्या काम का, एक हाथ से वो काम नहीं कर सकता, सो मेरे को ही काम का नहीं। मैं क्या करता था, मैं निकाल देता था ऐसे लोगों को। हो गया ना, गया उसका हाथ, अब अपने काम का नहीं है। मैं इतना जालिम नहीं हूं, मैं समझा रहा हूं आपको एग्जाम्पल, बिजनेसमैन क्या करते थे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, तो उसका हाथ चला गया, उसमें पूरा लाल लाल शक्कर बन के आएगी अब। खैर ठीक है, तो एग्जाम्पल है, वास्तविकता से संबंध नहीं है, बट समझो उसका हाथ चला गया। अब क्या होता था, जो बड़े लोग हैं वो लोग क्या करते थे, बिजनेसमैन है, फर्क नहीं पड़ता, हाँ इसको हटाओ, दूसरे को लगाओ रे इसकी जगह, तो दूसरा आ गया। अब उसका क्या बेचारे का, वो तो गया। तो ऐसे केसेस में उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए कि भाई उसके साथ गलत हुआ है तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। कि एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, मैंने निकाल दिया विदाउट कॉम्पेंसेशन, तो ये तो गलत होगा। इसीलिए कानून बनाया गया वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट। सो यहां एम क्या है, सिक्योरिटी। लॉ पहले क्या बोलता था, देखो चार क्वेश्चन पूछो। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग एन एक्ट? ये एक्ट आने के पहले कोई कानून नहीं था, हम किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं देते थे, ठीक है। तो जो गया गया। मिस्चिफ क्या था, डिफेक्ट क्या था? डिफेक्ट वही था, बेचारे की लाइफ खराब हो जाती थी और आगे वो कुछ करने के लायक भी नहीं रहता था। तीसरा चीज, रेमेडी क्या प्रोवाइड किया? रेमेडी किया है कि आप उसको कॉम्पेंसेट करेंगे, पैसे देंगे, ठीक है। हाथ तो नहीं दे सकते, वो तो गए, तो ये कोई गब्बर तो है नहीं या ठाकुर तो है नहीं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो हाथ वापस नहीं आते, गए। सो यहाँ पे अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे। सो कानून में रेमेडी क्या बताई गई कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है तो उसको पैसा दिया जाए। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी? रीजन क्या है? ताकि उसको बेचारे को कुछ पैसा मिले, कुछ तो कर पाए एटलीस्ट को। सो ये चार चीजें देख के आप इसका डिसीजन क्या लोगे, विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चिफ। अब सोच के देखो, ये जो एक्ट है ये कितने वर्कर्स को लगाओगे आप? ये पब्लिक सेफ्टी का एक एक्ट है, सेफ्टी के लिए है। अल्टीमेटली ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करना चाहिए। और यहां जो क्वेश्चन अराइज हुआ था वो यही हुआ था। इसमें एक वर्ड है
जिसमें लिखा है कि प्रिस्क्राइब्ड ट्रेड के जो लोग हैं वही लोग कवर होंगे। अब प्रिस्क्राइब्ड ट्रेड यानी क्या? सो इसको कोर्ट ने इंटरप्रेट करते टाइम बोला कि ये जो प्रिस्क्राइब्ड ट्रेड वर्ड है, इसको आप बहुत वाइडर मीनिंग देंगे ताकि जो रेमेडी है वो बढ़े और जो मिसचिफ है वो कम हो। ठीक है, सो इसको वाइडर मीनिंग दो, जिससे मेन जो एम है, उसका एम क्या है? कॉम्पेंसेशन मिले लोगों को। कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना एम नहीं है। तो आप कम लोगों को कवर करोगे तो हमारा कानून बनाने का मकसद ही फेल हो जाएगा। सो ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स इसमें कवर हो पाए, ये चीज इसमें बताई गई। ठीक है, सो ऐसा है। सो दस द लेजिस्लेचर हैविंग इंटेंडेड while passing the Workmen's Compensation Act that every workman in the prescribed trade should be entitled to compensation, it was held that the act should be so construed as far as possible as to give effect to its primary provision of the statutes, which requires something to be done, that is claim to be given. Something to be done means claim देना। So ज्यादा से ज्यादा लोग क्लेम में कवर हो, ये आपका एम होना चाहिए। ठीक है, सो चार क्वेश्चन पूछोगे आप। पहली चीज, ये एक्ट बनने के पहले कानून क्या था? तो ये एक्ट बनने के पहले कानून में कुछ भी नहीं था कॉम्पेंसेशन के बारे में, लोग सीधा निकाल देते थे उनको। ठीक है, सो पहली चीज, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग एक्ट? व्हाट वाज द मिस्चिफ और डिफेक्ट? गड़बड़ क्या थी इसमें? गड़बड़ ये थी कि वो बेचारों को पैसा नहीं मिलता था, काम भी करने लायक नहीं रह जाते थे। फिर कानून में क्या दिया? पैसा देने बोला है। ठीक है, सो रीजन क्या है? ताकि वो सेफ रह पाए, सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी या एम्प्लॉइज की सेफ्टी, या एटलीस्ट उनको सिक्योरिटी मिले। सो ये मेन एम है। सो आपने क्या करना चाहिए? ऐसा इंटरप्रिटेशन लो जिससे ज्यादा लोग उसमें कवर हो सके, ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और नुकसान जो है या गड़बड़ जो है वो कम हो जाए। ठीक है, सो अल्टीमेटली इसीलिए इसको बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, बेनिफिट ज्यादा लोगों को मिलेगा। ठीक है, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, पर्पस क्या है ये ध्यान में रख के आप इसका इंटरप्रिटेशन लोगे। फिर मिस्चिफ रूल, मिस्चिफ को कम करने के लिए बनाया इसीलिए मिस्चिफ रूल, या हेडन्स केस, हेडन्स रूल। सो हेडन्स रूल भी इसको बोला जाता है क्योंकि हेडन के द्वारा ये बताया गया था सबसे पहली बार। सो ऐसा है। एक और एग्जांपल दिया है आपको। सो ये एक पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, example of application of this mischief rule is well found in the construction of section 2D of the price competition act. So एक price competition act है, ये क्यों बनाया गया है? ये एक्ट 1955 में पारित हुआ था और इसको बनाने का मकसद क्या था? सो इसको बनाने का मकसद था कि जो गैम्बलिंग नेचर के प्राइजेस होते हैं, ये चीजों को कंट्रोल करना। क्या होता था? पहले लोग गैम्बलिंग वगैरह बहुत करते थे, नया नया आजादी हुई, सब हुआ, लेकिन गैम्बलिंग के नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं। सो गैम्बलिंग तो गड़बड़ है, गलत है। सो ऐसे गैम्बल हो रहा है जिसमें बस एक गेम ऑफ चांस है कि बस किस्मत के ऊपर पैसा मिल जाएगा। सो ऐसी चीजें, अब ऐसी चीजों से लोगों का नुकसान होता है, जहां पे किस्मत के ऊपर पैसा लगा रहे, दाव लगा रहे कि 6 आया तो मेरे को पैसे मिलेंगे, नहीं तो मेरे पैसे चले जाएंगे। अब ऐसे जो चीजें हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंपटीशन एक्ट लगाया गया। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति था आरएमडी चमार बंगवाला। सो केस का नाम है आरएमडी चमार बंगवाला। किसी को नाम याद आ रहा होगा? याद आ रहा क्या कुछ? वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया मीन्स जो सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो केस है वो। ठीक है, तो आपको ये याद आया होगा नाम, ये नाम अपने पढ़े हैं। याद आ रहा क्या किसी को? किसी को याद नहीं आ रहा? ऐसा कुछ पढ़े थे अपन ने, वेजरिंग एग्रीमेंट्स, आरएमडी चमार बंगवाला केस था, क्रॉसवर्ड पजल्स। आ रहा क्या अभी? क्रॉसवर्ड पजल्स, हाँ फाउंडेशन में पढ़े थे आपने। सो खैर बताता हूं मैं, एक्चुअल में डिफेक्ट क्या था कानून आने के पहले। ये जो एक्ट आया, ये एक्ट समझो यहां पे लाया गया। इस एक्ट के आने के पहले गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ ये थी कि गैम्बलिंग के नेचर के, गैम्बलिंग के नेचर के ट्रांजैक्शंस किए जाते थे, और गैम्बलिंग जो है ये गड़बड़ है, इसके कारण नुकसान होता है लोगों का, लोग डूबते थे। और
कानून बनाने का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि गैम्बलिंग को कंट्रोल करो। अब क्या हुआ, एक आरएमडी चमार बंग वाला व्यक्ति था। ये क्या करता था, ये गेम ऑफ स्किल्स चलाता था। गेम ऑफ चांस नहीं था, गैम्बलिंग मींस गेम ऑफ चांस हो गया। तो ये गेम ऑफ चांस को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंपटीशन एक्ट लगाया गया था कि ये जो ऐसे गड़बड़ वाले ट्रांजैक्शन से इनसे हमको बचाना है लोगों को। और एक आरएमडी चमार बंग वाला था, उसको बोला गया कि तुम्हारा भी ये जो गलत काम है ये गलत है, तुम ये नहीं कर सकते। सो ये जो काम तुम कर रहे हो, पर्टिकुलर गेम ऑफ स्किल्स था उसका, जैसे समझो पिक्चर पजल्स होते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं, अब ये गेम ऑफ स्किल्स में भी कवर होते हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे टीवी में आता है कि समझो कैटरीना की आंखें लगा दिए, दीपिका के होठ लगा दिए, अनुष्का की नाक लगा दिए और बोलते हैं पहचानो तीनों को। तो ऐसा होता है, तो तीनों एक्ट्रेस को पहचानोगे आप तो आपको पैसा मिलेगा। अब क्या ये गेम ऑफ चांस है? द आंसर इज नो, इट इज अ गेम ऑफ स्किल। सवाल यह आया कोर्ट के सामने कि क्या इन चीजों को भी प्राइस कंपटीशन एक्ट हमने लगाना चाहिए। सो यहां पे कोर्ट ने यही अप्लाई किया कि आपका रूल क्या बोलता है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या हिडन रूल में क्या लिखा है। पहली चीज हम ये देखेंगे कि कानून बनाया क्यों गया था और इसके पहले क्या था। पहले गड़बड़ क्या थी, लॉ क्या था पहले, तो पहले गैम्बलिंग वगैरह के ऊपर कोई कानून नहीं था। फिर व्हाट वाज द मिस्चिफ और डिफेक्ट, लोग सट्टाबाजी करते थे तो इससे नुकसान होता था लोगों का। व्हाट इज द रेमेडी इन द एक्ट, तो इसमें कई चीजों को मना किया गया कि ये नेचर के काम होंगे तो ये आप नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ, इसके कारण एक बेचारा व्यक्ति फंस गया जो कि गेम ऑफ स्किल्स चलाता था और ये कोर्ट चला गया और इसने बोला कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देता है, आर्टिकल 19 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 19(1)(g), जो कि बताता है कि आपको जो भी स्किल्स आती है, जो भी आपके पास टैलेंट है, लेबर है, वो यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। सो उसका ये बोलना था ये मेरा फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है इसको रोक रहे हो आप, और ये गलत है एक्ट, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा। कोर्ट ने इंटरप्रेट करते टाइम वही बोला कि देखो भाई, ये जो एक्ट है ये एक्ट सिर्फ तब लगेगा जब गैम्बलिंग नेचर की चीजें होगी, जब गेम ऑफ चांसेस होंगे। ये एक्ट तब नहीं लगाओगे आप जब गेम ऑफ स्किल्स होगा। तो हमारा एम ये नहीं है, मिस्चिफ क्या है, डिफेक्ट क्या है, गैम्बलिंग। गेम ऑफ स्किल्स जो है उसको हम नहीं रोकना चाहते। आप स्किल्स प्रदर्शन करो और पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो गेम ऑफ स्किल्स को हम नहीं रोकना चाहते। सो मेन रीजन क्या था ये कानून लाने का, गैम्बलिंग जैसी चीजें, गेम ऑफ चांस को रोकना। और कोर्ट ने बोला ये गेम ऑफ स्किल्स को अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो ऐसा है। सो ये चीज बताई गई थी। Application of this mischief rule is well found in the construction of Section 2D of the Price Competitions Act 1955. This section defines price competition as any competition. तो देखो definition क्या बोल रही, any competition in which prices are offered for the solution of any puzzle based upon the building up arrangement. कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, like crossword puzzles, combinations और permutations of letters. तो permutations combinations होते हैं, फिगर्स और वर्ड्स, ये डिफाइन किया गया। अब यहां ऐसा लिखना ये भूल गए कि ये किस चीज के लिए। आप देखेंगे इसमें बहुत सारे प्रकार के आते हैं, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस वगैरह में, या बिल्डिंग अप अरेंजमेंट में क्रॉसवर्ड पजल्स भी आ सकते हैं। तो क्या क्रॉसवर्ड पजल्स को भी हम रोक देंगे, ये भी इलीगल हो जाएगा, ये भी नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे सवाल ये आया कि मेन एम क्या है, मिस्चिफ क्या है, गड़बड़ क्या है। गड़बड़ ये नहीं है कि लोगों की हम स्किल्स को रोकना चाह रहे हैं, गड़बड़ यह है कि जो गेम ऑफ चांस है या गैम्बलिंग है उसको रोकना। और इसीलिए जब इन वर्ड्स को इंटरप्रेट किए तो यहां पे कोर्ट ने बोला कि ये सिर्फ हम जो गेम ऑफ चांस है, जो डिफेक्ट है, उसको हटाने के लिए है, तो सिर्फ ये डिफेक्ट पे ही लगाएंगे हम, ये मिस्चिफ को कम करने के लिए लगाएंगे। अगर आप इसको कम कर दोगे तो ये तो रेमेडी भी कम हो जाएगी, बेचारे जो नॉर्मल व्यक्ति वो भी इसमें फंस जाएंगे। तो इसको रोकने को नहीं बनाया था कानून, कानून बनाया था जो गड़बड़ है, डिफेक्ट है, उसको रोकने के लिए। सो ऐसा इंटरप्रिटेशन लेंगे विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द डिफेक्ट, मिसचिफ। ठीक है, तो देखते हैं। The issue is whether the act applies to competitions which involve a substantial degree of skills, substantial skills,
जिसमें मेन पार्ट स्किल्स का है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, बट द मेन पार्ट इज ऑफ द स्किल, ठीक है। तो उसको ये एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसको प्राइस कंपटीशन के तहत बैन वगैरह नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो सब्सटेंशियल स्किल्स एंड आर नॉट इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग। सो ये मेन सवाल आया कोर्ट के सामने कि क्या ये एक्ट उनको भी अप्लाई होगा जहां स्किल्स का काम है और गैम्बलिंग नहीं है। फिर द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ लॉ, पुराना कानून क्या बोलता था, stated that having regard to the history of the legislation, the declared object thereof, and the wordings of the statute, we are of the opinion that competitions which are sought to be controlled and regulated by the act are only those in which success does not depend on substantial degree of skill। यानी कौन से ट्रांजेक्शन्स कवर होंगे जहां पे स्किल्स नहीं है। अगर स्किल्स का मेन काम है, सब्सटेंशियल डिग्री, सब्सटेंशियल का मतलब काफी हद तक के स्किल्स उसमें इन्वॉल्व है। जैसे आप बोलोगे सर कौन बनेगा करोड़पति भी तो क्या चांस की तो बात है, चांस मिला तो जीतते हैं, नहीं तो नहीं जीतते, ऐसा नहीं है। वहां पे अल्टीमेटली स्किल्स है। हाँ, वहां तक पहुंचने को हो सकता है कि आपकी चांस होगा, लेकिन स्किल्स वहां पे एक मेजर फैक्टर है। इनफैक्ट वो भी चांस नहीं बोल सकते आप अगर सही जवाब देंगे तभी आप वहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। सो यही इशू था कि क्या इससे आप गेम ऑफ स्किल्स को भी कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, तो कोर्ट ने बोला नहीं, गेम ऑफ स्किल्स वगैरह इससे रेगुलेट नहीं हो सकते। ये सिर्फ गैम्बलिंग नेचर की चीजों को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है। सो ऐसी चीजें जिसमें सब्सटेंशियल स्किल्स इन्वॉल्व है एंड विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ गैम्बलिंग, सो ये चीजें पूरी तरह से वैलिड रहेंगी। इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंपटीशन एक्ट नहीं है, ठीक है। सो वही बोला गया। फिर से एक बार डिसीजन पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रेफरिंग टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ लॉ, पहले क्या चलता था, स्टेटेड दैट हैविंग रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ द लेजिस्लेशन, द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट देयरऑफ एंड द वर्डिंग्स ऑफ द स्टैट्यूट। तो हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट एंड वर्डिंग्स, ये सबको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, वी आर ऑफ द ओपिनियन, अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, that the competitions which are sought to be controlled and regulated by the act are only those competitions in which success does not depend on the substantial degree of skill, does not depend on skill। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं इसमें जिसमें स्किल्स की बात नहीं है। अगर स्किल्स की बात आ गई तो ऐसे केसेस में फिर वो प्राइस कंपटीशन में नहीं फंसेंगे, ठीक है। सो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट है, करेक्ट प्रिंसिपल इज दैट आफ्टर द वर्ड्स हैव बीन कंस्ट्रूड in their context and it is found that the language is capable of bearing only one construction, अगर एक ही मीनिंग निकलता है तो ये रूल लगेगा ही नहीं। फिर कौन सा रूल लगेगा, सो लिटरल इंटरप्रिटेशन। सो वही दिया है। सो अगर एक ही रूल निकलता है, एक ही कंस्ट्रक्शन निकल सकता है, द रूल इन हिडन्स केस सीजेस मींस इट विल नॉट अप्लाई to be controlling and gives way to the plain meaning rule, that means literal interpretation, ठीक है। सो प्लेन मीनिंग रूल मीन्स लिटरल इंटरप्रिटेशन, ऐसा है। हाँ, सो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, फिर अगर डाउट होंगे तो पूछ लो, आप लिख के रख सकते तब तक। पहली चीज, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हिडन्स रूल, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, मिस्चिफ रूल आपके लिए एक ही है, एग्जाम में आएगा तो आप एक ही मानेंगे, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करते हैं, सो आप जब खासतौर पे नया कानून इंटरप्रेट करते हैं या नए प्रोविजन इंटरप्रेट करते हैं तब ये यूज होता है, ठीक है। वैसे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन और पर्पसिव कंस्ट्रक्शन हमेशा यूज होता है, और हिडन्स रूल या मिस्चिफ रूल सिर्फ तब यूज होता है जब नया कानून या नया प्रोविजन आप पढ़ते हैं, ठीक है। पर आपके लिए एक ही है। फिर आप चार चीजें देखते हैं। पहली चीज, कानून क्या बोलता था ये एक्ट बनने के पहले। दूसरी चीज, व्हाट वाज द मिस्चिफ और डिफेक्ट, क्या गड़बड़ था इसमें। तीसरी चीज, रेमेडी क्या बताई गई है, एक्ट में क्या लिखा है। चौथी चीज, उसका मकसद क्या है, व्हाट इज द रीजन। और ये चार सवाल पूछते हुए आप ऐसा डिसीजन लेंगे विच विल एडवांस द रेमेडी एंड सप्रेस द मिस्चिफ, ठीक है। सो इफ दो मीनिंग पॉसिबल है तभी लगेगा ये, इफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल तब आप ये रूल लगाओगे। एक ऐसा इंटरप्रिटेशन जिससे मिस्चिफ बढ़ेगा या उतना ही रहेगा और रेमेडी कम हो जाएगी। दूसरा रूल जिससे रेमेडी बढ़ेगी और मिस्चिफ कम होगा। तो आप ऐसा रूल लेंगे, ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे जिससे
रेमेडी बढ़े और मिस्चिफ कम हो। ठीक है, और ये जो वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट है, आप इसका एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं एग्जाम में, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं आएगी। ठीक है, सो वैसा देखे तो इतना ही है जो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है, 4 लाइन है, 4 पॉइंट और सीधा डिसीजन। ठीक है, बट एग्जाम्पल्स जनरली इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड दिया उसमें ये वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट वाला एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, सजेस्टेड आंसर्स में। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी वो लिख लें। ठीक है, तो बाकी तो सिंपल है, लेकिन ये एग्जाम्पल वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन वाला लिख लेना एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ने हर बार सजेस्टेड में दिया है, जब जब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हर बार सजेस्टेड में वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट का एक एग्जाम्पल दिया। ये जो प्रिस्क्राइब ट्रेड वर्ड है, इसको हम इतना वाइड मीनिंग देंगे कि इट शुड कवर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, ज्यादातर लोग इसमें कवर हो सके। ठीक है, सो ऐसा है। और ये जो केस है ये पूछने की वैसे आवश्यकता नहीं है, इन्हें आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सो फिर भी आपको डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट? चलो, सो डाउट्स नहीं है, अगले रूल पे आते हैं हम। एक और सिंपल सा रूल, बहुत ही सिंपल रूल है, एकदम ही आसान सा रूल है, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल का क्या मतलब होता है? एक्सेप्शनल मींस जो नॉर्मली नहीं लगता, कभी कभी लगेगा, एक्सेप्शंस में लगेगा। सो इट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल केसेस में ये अप्लाई होगा, जनरल केसेस में नहीं होगा। तो हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट में जनरल रूल पढ़े थे, क्या? मे को मे पढ़ना, शैल को शैल पढ़ना। मे का मतलब होता है जब रिकमेंड किया है या सिर्फ अलाउ किया है, और शैल का मतलब होता है कंपल्शन, कंपल्शन है, मैंडेटरी है। तो ये सब हमने देखे थे। अगर मे है तो डायरेक्टरी फोर्स होता है, शैल है तो मैंडेटरी फोर्स होता है, तो ये हमने देखे थे। ये जनरल रूल था। अब हम एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, यानी जब हम ये रूल को बदलेंगे, हम नॉर्मल रूल नहीं लगाएंगे, कुछ बहुत कम केसेस में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। The rule of exceptional construction stands for the elimination of the statutes and words in a statutes which defeat the real objective of the statute or make no sense। ऐसा मीनिंग लोगे जिससे अगर सेंस ही नहीं हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा, कुछ बकवास मतलब निकल रहा है, तो उसको आप वो मीनिंग डिस्कार्ड करके जो रीजनेबल मीनिंग है वो देते हो। ये हमने पढ़ा था। सो वही रूल है। इट ऑल्सो स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स एंड और। सो इनको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं ये देखेंगे। फिर मे, शैल एंड मस्ट, इनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, सो काफी इंटरेस्टिंग सा रूल है। हाँ, माइक्स बंद रखें अपने। दिस रूल हैज सेवरल एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट क्या है? कॉमन सेंस रूल। कॉमन सेंस रूल का क्या मतलब है? सो आप जब भी कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अगर दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक वेग है और दूसरा जो है वो प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, सेंसिबल मीनिंग निकल रहा है, तो आप ऐसा मीनिंग देंगे जो सेंसिबल रहे। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल वही है, जैसे कि वो आके आपको बोलती है लेट्स हैंग आउट। सो दैट डज नॉट मीन कि आप बाहर जाके उसको लटका देंगे और खुद भी लटक जाएंगे। सो हैंग आउट का मतलब क्या था? अगर आप उसको वैसा ही मीनिंग निकालते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन, तो वो गलत हो जाएगा। तो बाहर जाके लटकना, ये कोई सेंस बता रहा है क्या? सेंस है कोई इस बात का? तो नहीं। उस टाइम बहुत लग रहा था आपको, लेकिन कोई सेंस है इस बात का? तो नहीं। सो इसका कोई सेंस नहीं है। अगर उसको वैसा इंटरप्रेट करोगे लिटरली, तो कोई सेंस नहीं निकल के आता। पर अगर आप उसको समझोगे कि नहीं, उसका मतलब है कि चलो कहीं घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे, तो ऐसे केस में उसका सेंसिबल मीनिंग निकल रहा है। सो हैंग आउट को आप क्या मतलब निकालते हो? हैंग आउट का मतलब निकालते हो आप कि आप कुछ तो भी खाने पीने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये मतलब निकलता है। ठीक है, वैसे ही व्हाट्सअप पूछा मैंने, व्हाट्सअप, तो आप ऊपर देख के ये नहीं बताएंगे अरे ऊपर तो छत है सर। तो नहीं, व्हाट्सअप मीन्स क्या चल रहा है। सो ये भी जो है, ये चीजें क्या है, एक्चुअल में अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन लेंगे तो कुछ भलता ही मीनिंग आएगा, सेंस ही नहीं निकलता उस बात का। तो ऐसा मीनिंग दो जिससे सेंस निकले। ठीक है, सो वो दिया है।
सो पहला रूल एकदम सिंपल है इसमें भी। सो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट है द कॉमन सेंस रूल। सो डिस्पाइट द जनरल रूल जब भी मैं बोलूंगा, अब जनरल रूल का मतलब है लिटरल इंटरप्रिटेशन, दैट इज द जनरल रूल। ठीक है, जैसा है वैसा मीनिंग निकालो। That full effect must be given to every word if no sensible meaning can be fixed to a word or phrase. So भले ही एक जनरल रूल है आपका कि हर वर्ड को मीनिंग दो, पर अगर कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं निकल पा रहा है किसी वर्ड से या किसी फ्रेज से, और if it would defeat the real object of the statute, it should be eliminated. The words of the statute must be so construed so as to give a sensible meaning. याद आ रहे हैं आपको सेम वर्ड्स, उट्रस मेगस वैलेट क्वाम पेरेट। सो ये वर्ड्स आपने पढ़े थे। सो इफ एट ऑल पॉसिबल दे ऑट टू बी construed utrus magus valet quam perit, meaning thereby that it is better to give a meaning to a thing than to make it void. So that it is better for a thing to have effect than to be made void. ठीक है, सो इट विल बी बेटर कि उसका एक कोई ना कोई मीनिंग तो निकले। सो आप सेंसिबल मीनिंग निकालो। अगर आप लेट्स हैंग आउट का मीनिंग ऐसा रखेंगे कि बाहर जाके लटकेंगे तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा उसका। सो कोई मकसद ही नहीं बचा, तो इसीलिए ऐसा मीनिंग दो कि कुछ तो भी उसका सेंसिबल मीनिंग निकल के आए। ठीक है, सो ये जनरल रूल है आपका, सॉरी ये कॉमन सेंस रूल है, ये एक्सेप्शनल केसेस में होता है। जनरल रूल क्या है आपका? लिटरल इंटरप्रिटेशन, जैसा बोला वैसा मान लो। फिर सो ये वर्ड्स आपने देखा होगा, ये हैरी पॉटर के स्पेल जैसे हैं। इनफैक्ट हैरी पॉटर के जो स्पेल्स हैं वो भी वर्ड्स कहीं ना कहीं लेटिन फ्रेज के एक्चुअल वर्ड से उठाए गए। सो आप देखेंगे जितने भी वर्ड्स हैं ना वो एक्चुअल वर्ड्स हैं। हैरी पॉटर में जो स्पेल यूज किया है उन्होंने, सो लेटिन वर्ड्स है, एक्चुअल वर्ड्स है, लेकिन वो सो ऐसे वर्ड्स दिखते हैं आपको। सो मुझे तो याद नहीं रहते, बट ऐसे वर्ड्स दिखते हैं उसमें, एक्सपोजिटोर वगैरह ऐसे टाइप के वर्ड्स दिखते हैं। सो वो जो वर्ड्स है वो एक्चुअल में मीनिंग देते हैं वो। ठीक है, वो सब वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। अपन क्या हिंदी में देखते हैं अपन, तो वो हिंदी में कुछ भी बोलते हैं वो, तो वो ठीक है, जाने दो। हिंदी में तो आप जब इंग्लिश मूवी को हिंदी में डब करके देखते हैं ना, हिंदी डबिंग, तो बड़ा मजा आता है, अलग ही कुछ भी डबिंग कर देते हैं। अरे मामू कुछ भी, अरे मामू उसने बोला ही नहीं होगा कभी, बोलेगा क्या मामू, पर वो कर देते। ठीक है, जाओ दिया। हाँ देखो, एक कुछ तो भी आए हैं ऐसे, कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इनके मीनिंग्स है। अगर आप इनको कहीं पे गूगल वूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आएगा। तो ऐसा तो भी कुछ तो भी डाल रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स, दूसरा रूल एक्सेप्शनल केसेस वाला। सो कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव वर्ड्स और एंड। अब जो और है ना, और क्या है? और डिसजंक्टिव है। डिसजंक्टिव का क्या मतलब होता है? जो अलग कर रहा। जैसे मैंने समझो आपसे पूछा, किससे पूछा मैंने? समझो मैंने विभोर से पूछा आप किससे शादी करेंगे। सो विभोर बोलता है सर या तो मैं कैटरीना से, या तो आलिया से, या तो श्रद्धा से। तीनों से शादी करेगा क्या? खुद देखो आप। सो नहीं, और वर्ड यूज किया है ना, तो यहां भले और यहां नहीं, यहां कॉमा होगा, कैटरीना, आलिया या श्रद्धा। अब उसने अगर तीन जन के नाम दिया तो इसका मतलब क्या तीनों से शादी करेगा क्या वो? सो नहीं, दिस इज डिसजंक्टिव। ठीक है, तो ये डिसजंक्टिव है, अलग अलग करता है ये। ठीक है, तो ये डिसजंक्टिव का मतलब है जो अलग अलग, आइदर और हो जाता है वो। ठीक है, और जब एंड वर्ड यूज किए, जैसे समझो मैंने किसी को पूछा आपके कौन कौन फ्रेंड है, अक्षय को पूछा मैंने कि आपके कौन कौन फ्रेंड है, तो अक्षय बोलता है सर पप्पू, पप्पू है एक, दूसरा टप्पू, टप्पू की सेना भी है। तो पप्पू, टप्पू और चप्पू, एंड चप्पू। चप्पू नाम होता नहीं, बट ठीक है। सो अब इसने एंड बोला, दैट मीन्स ये तीनों जन फ्रेंड है। ठीक है, सो पप्पू भी फ्रेंड है, टप्पू भी है और चप्पू भी है, तीनों जन फ्रेंड है। ठीक है, सो यहां पे एंड का मतलब क्या होता है?
एंड का मतलब जनरल रूल, पहले जनरल बता रहा हूं मैं, जनरल रूल है कि ये जोड़ता है, कंजंक्टिव है। और वहीं अगर आप डिसजंक्टिव की बात करें तो और जो है ये डिसजंक्टिव है, ये अलग करता है। ठीक है, सो ये जनरल रूल हो गया। द वर्ड और इज नॉर्मली डिसजंक्टिव एंड इज नॉर्मली कंजंक्टिव, ये नॉर्मल रूल। फिर however at times they are read as vice versa, कभी कभी अपोजिट पढ़ते हैं हम, कभी कभी हम और को एंड पढ़ेंगे, एंड को और पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऐसा होता है कभी कभी। So however at times they are read as vice versa to give effect to the manifest intention of the legislature as disclosed from the context. So कभी कभी हम एंड को और पढ़ेंगे, जैसे समझो मैंने गौरव को पूछा तुम किससे शादी करोगे, गौरव बोल देता है कैटरीना, आलिया और श्रद्धा। तो और यानी भले उसने एंड बोला, तो एंड का मतलब वो तीनों से तो करेगा नहीं, अलाउड ही नहीं है, तो तीनों में से एक, यानी उसकी नजर तीन पे है लेकिन उसमें से फंसेगी एक ही। ठीक है, तो तीन पे नजर रख रहा है वो, पर इनमें से एक से ही वो शादी कर पाएगा। तो भले ही वो एंड वर्ड यूज कर रहा है बट अल्टीमेटली इसमें एक ही व्यक्ति इसमें कवर होगा। ठीक है, सो ऐसा है। सो खैर हाँ, सो द वर्ड और इज नॉर्मली डिसजंक्टिव एंड इज कंजंक्टिव, ये जनरल रूल है, पर कभी कभी वाइस वर्सा भी पढ़ते हैं to give effect to the manifest intention of the legislature as disclosed from the context. This would be so where the literal reading of the word produces an unintelligible or absurd meaning, absurd result. तो यहां पे अगर and बोलेंगे अपन तो absurd meaning निकल के आता है। ठीक है, या समझो मैं पंडित जी हूं और मैं बोलता हूं कि गौरव को बोलता हूं तुम्हारी शादी की 2 तारीख निकल रही है, बताओ कौन सी तारीख को तुम फ्री हो। अब गौरव बोलता है कि सर मैं एक तो समझो 2 तारीख को फ्री हूं एंड मैं 5 तारीख को फ्री हूं। तो क्या आप 2 दिन शादी करेंगे, क्या 2 बार शादी करेंगे क्या? सर नहीं, एक ही दिन करेंगे। सो 2 ऑप्शन दिया उसने बट दोनों में से एक चीज हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो भले एंड वर्ड इज यूज्ड बट इनमें से एक वर्ड अपन उठाएंगे। ठीक है, और तो या तो 2 या तो 5। ठीक है, सो ऐसा है। In such a case, and may be read for or and or for and. So कभी कभी आप and को और को and पढ़ सकते हैं। Even though the result of so modifying the word is less favorable to the subject, provided that the intention of the legislature is otherwise quite clear. ठीक है, ऐसा है। बड़ी मस्ती कर रहे हैं आज आप लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनो। इन द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1920, सो एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। क्या बोला है इसमें? एज पर सेक्शन 7, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस, जो ऑफेंस करने का अटेम्प्ट कर रहा है, गुनाह करने का अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे सीक्रेट है कुछ, वो सीक्रेट इधर उधर फैलाने का सोच रहा है। सो अंडर द प्रिंसिपल एक्ट और दिस एक्ट or solicits or incites or endeavors to persuade another person. So पहली चीज बोल दिया, या तो वो खुद अटेम्प्ट कर रहा है या तो वो किसी को सॉलिसिट कर रहा है, उकसा रहा है, किसी को खींच रहा है, किसी को उकसा रहा है कि चलो ऐसा करो, ये फ्रॉड ऐसा करेंगे अपन, इससे अपने को फायदा होगा। सो ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, अनदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस, तो या तो वो खुद कर रहा है या तो किसी को उकसा रहा है कुछ गुनाह करने के लिए, और एड्स, हेल्प कर रहा है, और अबेट्स मीन्स अगेन उकसाना, एंड डज एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सो पनिशमेंट दी गई है उस व्यक्ति को जो या तो अटेम्प्ट कर रहा है कुछ ऑफेंस करना, या सॉलिसिट कर रहा है, इनसाइट्स, या एंडेवर्स टू परसुएड यानी वही किसी को मना लेना, अरे चलना, बहलाना, फुसलाना, ये सब एक ही वर्ड्स हैं। ठीक है, कमिट टू अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर वो हेल्प कर रहा है या तो वो उकसा रहा है और ऐसा कुछ कार्य कर रहा है जिससे वो एक्ट किया जा सके, एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू सच कमीशन,
यानी ऐसा कुछ कर रहा है वो, तो ऐसे केसेस में उसको पेनल्टी लगेगी। अब यहां सोचो, अगर हम इसको एंड पढ़ते हैं तो यहां पे पर्पस ऑफ द लॉ डिफीट होता है। यानी ऐसा मतलब निकलेगा, मैंने अगर अटेम्प्ट किया या किसी को उकसाया और मैंने साथ में उसके प्रिपेयर किया, तभी मैं फंसूंगा। पर एक्चुअल में कानून ये नहीं चाह रहा है। कानून चाह रहा है कि अगर आप सिर्फ किसी को उकसाते भी हैं कुछ गलत काम करने को, तो वहां पे भी आप फंसना चाहिए। तो ये एंड को अगर आप एंड पढ़ोगे, तो यहां पे मैं तभी फंसूंगा जब मैंने ये किया हूं और साथ में मैं प्रिपेयर कर रहा हूं कोई ऑफेंस करने के लिए। अगर मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा तो मैं नहीं फंसूंगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। और इसीलिए कोर्ट ने बोला यहां पे एंड को हम एंड नहीं पढ़ेंगे। अगर इसको एंड पढ़ते हैं तो ये बहुत नैरो मीनिंग आ जाएगा। फिर ऐसा व्यक्ति बच जाएगा जो कि खुद नहीं कर रहा था लेकिन दूसरे को उकसा रहा था। पर ऐसे व्यक्ति को बचाना हमारा एम थोड़ी है, और इसीलिए यहां पे एंड शुड बी रेड एज और। सो ये यहां पे बताया गया। सो हियर द वर्ड एंड इन बोल्ड इज टू बी रेड एज और। Reading and as and will result in unintelligible and absurd sense and against the clear intention of the legislature. So legislature का intention क्या है? एक व्यक्ति अगर किसी और को भी फंसा रहा है, उसको बहका रहा है, उकसा रहा है, तो वो जिम्मेदार होना चाहिए, उसके ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए। पर अगर आप इसको एंड पढ़ेंगे तो उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। उस पर तभी पेनल्टी लगेगी जब वो साथ में कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा है, और इसीलिए यहां आप इसको एंड के बदले और पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये बताया गया था। एक कोई पर्टिकुलर केस है आरवी ओक्स करके, पुराने केसेस हैं, तो ऐसा है। सो सिंपल रूल है, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल एंड और लिख के याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। ये सिंपल वाला हो गया, एकदम आसान वाला हो गया। आपको पूछा जाएगा इसके बाद वाला क्वेश्चन, मे मस्ट एंड शैल, ये क्वेश्चन आएगा आपको, इनके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन। सो मे, मस्ट और शैल। मे का क्या मतलब होता है? सो मे का मतलब होता है एक मंथ होता है, जैसे अभी चालू है मई जून जुलाई, नहीं वो नहीं, वो अलग होता है। सो मे मीन्स हमने देखा, मे का मतलब है कि कुछ तो भी डायरेक्टरी है, कुछ तो भी अलाउ किया है, एनेबलिंग है, कंपल्सरी नहीं है। पर मस्ट एंड शैल जब यूज करते हैं तो कंपल्शन आता है। ये हो गया आपका जनरल रूल। पर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। इसमें हम देखेंगे कि हम कभी कभी मे को शैल पढ़ेंगे और शैल को मे पढ़ेंगे। सो ये कब कब होगा, आइए देखते हैं। पहले जनरल बातें बताई गई हैं। बिफोर डिस्कसिंग दिस एस्पेक्ट, इट वुड बी वर्थवाइल टू नो द टर्म्स to note the terms mandatory and directory. So mandatory compulsory, directory enabling, compulsory नहीं है, कर सकते हो। Practically speaking, the distinction between a provision which is mandatory and one which is directory is that when it is mandatory, it must be strictly observed. When it is directory, it would be sufficient that it is substantially complied with. ठीक है, तो एकदम कंपलसरी नहीं है। ठीक है, हाउएवर, लेकिन आप कभी कभी मे को शैल पढ़ेंगे, शैल को मे पढ़ेंगे। कब कब देखते हैं। हाउएवर, we have to look to the substance and not merely the form. An enactment in mandatory form might substantially be directory, and conversely a statute in directory form may in substance be mandatory. So कभी कभी होगा कि लग रहा है वर्ड यूज किया है डायरेक्टरी वाले में, लेकिन वो कंपलसरी है। कभी कभी होगा कि शैल यूज किया है बट डायरेक्टरी है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, उससे समझेगा। एक चोर है, चोर चोरी कर रहा है, सामने दुकान है, एक चोर चोरी कर रहा है। एक पुलिस वाला बैठा है इधर, पुलिस वाला देख रहा है, अच्छा चोर है, चोरी कर रहा है क्या, हाँ करने दो, क्या करना है जान दो, करने दो। अब उसको मैं बोल रहा हूँ अरे भाई जाओ रोको उसको, वो बोलता क्यों, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, देखो ये कानून, देखो कानून पढ़ाता है। अब पुलिस में कैच अ थीफ, सो मे वर्ड यूज किया है।
कि चाहो तो पकड़ो, मेरे को नहीं है यार इच्छा, जाने दो उसको। सो क्या वो छोड़ देगा उसको? सो नहीं। सो भले वहां वर्ड यूज किया पुलिस मे कैच अ थीफ, लेकिन यहाँ मे का मतलब क्या है? मतलब है शैल। सो एक पावर दिया गया है, पर अलॉन्ग विद ड्यूटी, उसकी ड्यूटी है ये, सो उसको ये करना ही पड़ेगा। सो इवन इफ द वर्ड यूज इज मे, बट उसको ये फुलफिल करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो पुलिस को लिखा हुआ है कि वो चाहे तो पकड़ सकता है। अब वहां मे वर्ड यूज किया, दैट डज नॉट मीन कि वो चाहे तभी पकड़ेगा, उसको पकड़ना ही है चोर को। ठीक है। सो वही दिया है। सो आपको सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म वाला जो कंसेप्ट है वो यूज करना है। पता होगा आपको ये कंसेप्ट, अकाउंट्स में आता है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म वाला। सो सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन से ज्यादा उसका मेन, सॉरी, फॉर्म से ज्यादा उसका मेन सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होता है। उसका मेन इंटेंशन क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है कई बार। ठीक है। सो हेंस इट इज द सब्सटेंस दैट काउंट्स, सब्सटेंस मैटर करता है। सो सब्सटेंस दैट काउंट्स and must take precedence over mere form. So substance will be taken into account. If a provision gives a power coupled with duty, so देखो power coupled with duty, ये सेम एग्जांपल पुलिस वाला। पुलिस को पावर है कि वो चाहे तो चोर को पकड़ सकता है, उसको पावर है, पर साथ में ड्यूटी भी है उसकी चोर को पकड़ना। तो भले ही मे वर्ड यूज करेंगे तो भी यहां पे इट विल बी कंपलसरी। सो पुलिस देख रहा है चोरी हो रही है तो उसको पकड़ना ही है चोर को। वो ये नहीं बोल सकता मे वर्ड यूज किया है कानून में तो मेरे इच्छा पे डिपेंड करेगा। नहीं, यहां पे पावर इज कपल्ड विद ड्यूटी। सो उसको अधिकार है कि वो चोर पकड़ सकता है, साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है। So it is mandatory. Whether it is or is not so would depend on such consideration. So ये depend करेगा वैसे किस चीज पे? The nature of the thing empowered to be done. क्या चीज करने को अधिकार दिया गया है? Like वही चोर को पकड़ना, पुलिस वाला एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं। The object for which it is done. क्यों किया जा रहा है ये? ताकि जो चोर है वो चोरी ना करे। ठीक है। To stop the crimes. ठीक है। और द पर्सन हुज बेनिफिट द पावर इज टू बी एक्सरसाइज, किसको बेनिफिट मिल रहा है? यानी आप सिंपल टर्म्स में इसको बोल सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ये फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक है तो फिर करना चाहिए, जैसे चोर को पकड़ना फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक है। सो भले ही मे वर्ड यूज किया है बट इट शुड बी डन। ठीक है। आगे यही चीज को और एलोबरेट किया है, देखते हैं। मे, इट इज वेल सेटल्ड, तो आपको पता है that enabling words are construed as compulsory wherever the object of power is to give effect to the legal right. The use of word may in a statutory provision would not by itself show that the provision is directory in nature. ठीक है। तो भले ही वर्ड may यूज किया है बट कई बार वो कंपलसरी रहेगा। In some cases the legislature may use the word may as a matter of pure conventional courtesy and yet intend a mandatory force. Therefore, in order to interpret the legal import of the word may, we have to consider various factors. एक एग्जाम्पल और दिया है, कब कब हम may को shall पढ़ेंगे। सो एग्जाम्पल है, the object and the scheme of the act, the context or background against which the words have been used, the purpose and advantages of the act sought to be achieved by use of this word and the like, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। Where the word may involves a discretion but coupled with an obligation, ठीक है। सो ऑब्लिगेशन के साथ जुड़ा हुआ है तो आपको वहां पे शैल ही पढ़ना है। ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल पुलिस वाला। दूसरा, where it confers a positive benefit to the general class of the subject, that means beneficial है। अगर आप मे को शैल पढ़ेंगे तो बेनिफिट आएगा। तीसरा, where remedy would be advanced and mischief is suppressed, रेमेडी बढ़ेगी और मिस्चिफ जो है वो कम होगा। ठीक है। सो कई बार मे वर्ड यूज किया जाता है सिर्फ कर्टेसी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कई बार ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर लिखा होता है,
अब ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर, यानी इसका ये मतलब नहीं ट्रिब्यूनल बोलेगा यार इच्छा नहीं है नहीं पास करता, तो ऐसा नहीं होगा। सो मे कर्टसी के लिए बोला गया है, बट द ड्यूटी ऑफ ट्रिब्यूनल इज टू पास एन ऑर्डर, ठीक है। सो वो पास करेगा ही। वैसे ही द वेयर गिविंग द वर्ड अ डिस्क्रिशनरी सिग्निफिकेंस वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ठीक है, जिससे कोई तो भी ऑब्जेक्ट फेल हो जाएगा। जैसे चोर को पकड़ना ऑब्जेक्ट है, अगर मे पढ़ेंगे तो चोर को छोड़ दिया जाएगा, तो ये गलत है। एक और पॉइंट है, वैसे यहां दिया नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। कभी कभी पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में समझो कहीं लिखा होगा कि द कंपनी मे फाइल अ रिटर्न विथ आरओसी। सो वर्ड क्या यूज किया, मे फाइल अ रिटर्न, ये एक प्रोविजन में लिखा। और आगे चल के दूसरा एक प्रोविजन है समझो, उसमें लिख दिया अगर कंपनी नहीं फाइल करती है तो पेनल्टी है, पेनल्टी ऑफ ₹50,000। अब देखो वर्ड यूज किया था मे फाइल अ रिटर्न, पर आप जब आगे पढ़ते हैं तो उसको वहां पे दिखता है कि अरे इसके ऊपर पेनल्टी है। दैट मीन्स भले ही मे लिखा है बट इट इज कंपलसरी, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगने वाली है। सो इसीलिए भले ही मे वर्ड यूज किया है, बट इफ इट इज कपल्ड विद अ पेनल्टी, तो ऐसे केस में भी आप उसको शैल पढ़ेंगे, ठीक है। सो देन द वर्ड मे शुड बी इंटरप्रिटेड टू कन्वे अ मैंडेटरी फोर्स। सो वैसे मे जो होता है ये डायरेक्टरी होता है, ठीक है, बट आप मे को शैल पढ़ेंगे कुछ केसेस में, जैसे पुलिस का केस हो गया, जैसे जहां पे ड्यूटी भी है साथ साथ में, ट्रिब्यूनल का केस हो गया जहां पे कर्टेसी के कारण मे लिखा गया होगा, या फिर जहां पे बेनिफिट हो रहा है पब्लिक को, तो ऐसे केसेस में आप मे को शैल पढ़ेंगे। सो ऐसी चीज है, मिसचिफ कम हो रहा है और रेमेडी बढ़ रही है ऐसे केसेस में, ठीक है, या पेनल्टी दी गई है तो ऐसे केसेस में। फिर आगे दिया है दस वेयर डिस्क्रिशन इज कन्फर्ड अपॉन अ पब्लिक अथॉरिटी। सेम एग्जांपल पुलिस वाला, पब्लिक अथॉरिटी मींस पुलिस, पुलिस को डिस्क्रिशन दिया है कपल्ड विद एन ऑब्लिगेशन, द वर्ड मे शुड बी कॉन्स्टिट्यूट टू मीन अ कमांड, ठीक है, कंपलसरी है। सिमिलरली व्हेन एन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट और अ statute confers a power on an authority in the discharge of a public duty, तो अगर कोई पब्लिक ड्यूटी पूरी करना है तो वहां पे भी मे वर्ड लिखते हैं। कई बार गवर्नमेंट को बोला जाता है कि यू मे डू दिस, बट द मेन पर्पज इज यू शुड डू दिस, ठीक है, कंपल्शन होता है वहां पे। एंड दो सच पावर अपियर्स टू बी मियरली परमिसिव, इट इज imperative that the authority should exercise that power in discharge of its duties, there the word may assumes mandatory force, ठीक है। सो ऐसा है। फिर the word may is often read as shall or must when there is something in the nature of the thing to be done which makes it the duty of a person। तो जब ड्यूटी होगी on whom the power is conferred to exercise the power। वैसे ही नो जनरल रूल कैन बी लेड डाउन, आप इसके कोई जनरल ब्लैंकेट रूल नहीं बना सकते कि यहाँ पे मे को शैल पढ़ेंगे यहाँ पे शैल को मे पढ़ेंगे, जनरल रूल नहीं हो सकता, ठीक है। So no general rule can be laid down for deciding whether any particular provision in a statute is mandatory, meaning thereby that non-observance thereof involves the consequence of invalidity, or it is directory, that is discretion, the non-observance of which does not entail the consequence of invalidity, whether other consequences, whatever the other consequences may occur। यानी इन सिंपल वर्ड्स आप सिंगल ब्लैंकेट रूल नहीं बना सकते कि ये केस में मे को शैल पढ़ो यहाँ पे शैल को मे पढ़ो। इट विल डिपेंड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, बट इन ईच केस द कोर्ट हैज टू डिसाइड द लेजिस्लेचर्स इंटेंट। Did the legislature intend in making the statutory provision that non-observance of this would entail invalidity, or did it not? That means in simple terms, अगर आप पूरा नहीं करोगे तो क्या इनवैलिड हो जाएगा, या पूरा नहीं करोगे तो चलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। भले ही वर्ड मे यूज करो शैल यूज करो, उससे ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस मैटर करना है, ठीक है। फिर to decide this we have to consider not only the actual words used but the scheme of the statute, main purpose of the statute, the intended benefit to the public or what is enjoyed by the provision, and the material danger
अगर वो फॉलो नहीं होगा तो क्या डेंजर होगा. सो द मटेरियल डेंजर टू द पब्लिक बाय कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द स्कीम. द यूज ऑफ द एक्सप्रेशन शैल और मे इज नॉट डिसिसिव, फाइनल नहीं है. Having regard to the context, the expression may has varying significance. In one context, it may be purely permissive, सिर्फ permit किया है, while in another context, it may confer a power and make it obligatory upon a person invested with the power to exercise it as laid down. Therefore, while undoubtedly the word may generally does not mean must or shall, yet the same word may is capable of meaning must and shall in the light of the context in which it occurs. ठीक है. So आपको ये पैराग्राफ पूरा वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर के पॉइंट ध्यान रखेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट. ठीक है. सो इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, वैसे भी आप नहीं लिख पाओगे इतना बड़ा. और ये यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है, आप अगर ये लिखने जाएंगे तो 1.5 पेज तो इसी से भरा दोगे आप. सो ये सिर्फ आपको समझाने को दिया है, आपको बेसिकली लिखना कितना है. सो जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे जनरल रूल है कि मे को मे पढ़ो, शैल को शैल पढ़ो, बट कभी कभी आप मे को शैल पढ़ सकते हैं जब ड्यूटी इन्वॉल्व है. तो ड्यूटी बोला है, जिम्मेदारी है, तो फिर आपको करना ही है. जब पेनल्टी होगी उसके ऊपर, या जब पब्लिक को बेनिफिट मिलने वाला होगा, तो ऐसे केसेस में आप मे को शैल पढ़ेंगे. ठीक है. तो अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं. फिर शैल. शैल जनरली मैंडेटरी होता है, बट फिर भी द यूज ऑफ वर्ड शैल वुड नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट मैंडेटरी. तो हमेशा मैंडेटरी नहीं होगा. इट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूट विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड. जैसे कई बार कोई पेनल्टी लगाई होती है कि ये चीज करना है, पर वो पेनल्टीज अगर, या कोई तो भी समझो, कई बार गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी रहती है, शैल लिखा है, बट वहां पे कई बार शैल की जगह मे भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. खासतौर पे गवर्नमेंट वगैरह के केसेस में, तो देखेंगे अपन एग्जांपल्स के साथ. सो इट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूट विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड. Thus, as against the government, the word shall, when used in statute, is to be construed as may, unless a contrary intention is manifest. ठीक है. तो गवर्नमेंट के केस में शैल वर्ड यूज किया है तो मे पढ़ा जाता है उसको. Hence, a provision in a criminal statute that offender shall be punished as prescribed in the statute is not necessarily to be taken against the government. ठीक है. जैसे कि बोला गया है कि इसके ऊपर पनिशमेंट लगेगी, लेकिन वो एक गवर्नमेंट का केस है तो वहां पे वो फिर छोड़ दिया जाएगा. ठीक है. टू डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन अंडर द प्रोविजन रादर देन अंडर सम अदर एप्लीकेबल स्टैट्यूट. Therefore, generally speaking, when the statute uses the word shall, तो prima facie it is mandatory, but it sometimes is not interpreted so if the context or intention of the legislature otherwise demands. Thus, where under certain circumstances the expression shall is construed as may. Yet it has to be emphasized that the term shall in ordinary significance is mandatory. So बहुत कम cases में हम इसको may पढ़ेंगे. And the court shall ordinarily give that interpretation to the term unless such an interpretation leads to some absurd or inconvenient consequence, or to be at a variance with the intent of the legislature to be collected from other parts of the act. तो पूरे एक्ट को देखते हुए आप डिसाइड करोगे कि शैल को शैल पढ़ना या मे पढ़ना. ठीक है. फिर हाँ, ये पॉइंट्स एक बार ध्यान रखो, एग्जाम्पल के रूप के ही दिए हुए हैं. फॉर असर्टेनिंग द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, क्या चाह रहे थे हम, तो ये पॉइंट से आपको समझ में आएगा. द कोर्ट में कंसिडर अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीजों के अलावा ये चीज भी देखेंगे, नेचर एंड डिजाइन ऑफ द स्टैट्यूट. स्टैट्यूट का मेन नेचर क्या है, क्यों बनाया गया. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि नेचर जो है, ये जो एक्ट है ये पब्लिक बेनिफिट को बनाया गया. अगर पब्लिक बेनिफिट है तो ऐसे केसेस में आप इसको शैल पढ़ते हैं, मे को शैल पढ़ते हैं. ठीक है. फिर अगला पॉइंट है द कॉन्सिक्वेंस विच वुड फ्लो फ्रॉम कॉन्स्ट्रूइंग इट द अदर वे. उसका इफेक्ट क्या होगा. अगर आप मे को मे पढ़ेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, मे को शैल पढ़ेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है. तो आप ऐसा मानोगे तो क्या होगा, वैसा मानोगे तो क्या होगा. ठीक है.
then the impact of the other provisions by resorting to which the necessity to comply with the provision in question can be avoided. In simple terms, आप सेम एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं कि पहले लिखा है कि आपको रिटर्न फाइल करना है और आगे उसके ऊपर पेनल्टी दी है, तो यहाँ पे कंपलसरी रहेगा, भले वर्ड मे यूज किया जाए। ठीक है, सो अगर लिखा है कि मे फाइल अ रिटर्न बट पेनल्टी दिया है, साथ में पेनल्टी लगी है, तो ऐसे केसेस में मे को आप शैल पढ़ोगे। फिर whether or not the statute provides any penalty if the provision in question is not complied with, सेम एग्जांपल यहां भी ध्यान रख सकते हैं। if the provision in question is not complied with, whether the consequence would be trivial, trivial का मतलब होता है कि सीरियस नहीं होंगे, और सीरियस, सो ट्राइवल यानी लीनियंट, तो लीनियंट हो गए, इसको ऐसा पढ़े तो क्या होगा, वैसा पढ़े तो क्या होगा, सो आपको सोचना पड़ेगा। and most important of all, whether the object of the legislation will be defeated or further, तो object पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ अगेन आप पुलिस वाला एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं। अगर पुलिस ने शैल नहीं पढ़ा, मे को मे पढ़ा, चोर को जाने दिया, तो क्या होगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। चोर है, चोरी कर रहा था, पकड़ना था, नहीं पकड़े, कल चल के और हौसले बुलंद होंगे और बड़ी चोरी करेगा। सो अल्टीमेटली जब उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या वो ट्राइवल होगा या सीरियस होगा, अगर वो सीरियस होगा उसका कॉन्सिक्वेंस, तो ऐसे केसेस में मे शैल बी रेड एज शैल। फिर और एग्जांपल्स है वेयर अ स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ फॉर नॉन कंप्लायंस विद अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, सो देयर इज नो डिस्क्रिशन लेफ्ट, सो वहां पे आपको मैंडेटरी मानना पड़ेगा। तो अगर पेनल्टी लगाई है वो पर्टिकुलर चीज पे, तो फिर मैंडेटरी मानो। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जगह पे मे और शैल दोनों वर्ड आ रहे हैं, एक ही सेक्शन है, वहां पे मे भी लिखा है और शैल भी लिखा है। जैसे मैं बोला कि चलो आज मेरे को थोड़ा बाहर जाना था, सो बस 10 मिनट में मैं आता हूं, तब तक यू शैल स्टडी एंड यू मे हैव योर लंच। सो यहां पे जब मैंने दोनों चीज एक ही जगह पे यूज किया हूं, यू शैल स्टडी यानी पढ़ना तो जरूरी है, एंड यू मे हैव योर लंच, खाना खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, पर पढ़ना जरूरी है। सो जब शैल और मे दोनों एक साथ यूज किए हैं, तो फिर वहां कोई डाउट ही नहीं है, तब शैल का मतलब शैल ही होता है और मे का मतलब मे ही होता है। ये पूरी जो चीज ऊपर तक हमने पढ़े, सिंपल रूल्स ऐसे निकल के आते हैं। जनरल रूल है, आप मे को मे पढ़ते हैं, मे डायरेक्टरी होता है, शैल को शैल पढ़ते हैं, शैल मैंडेटरी होता है। पर कभी कभी मे को शैल और शैल को मे पढ़ा जाता है। कब कब, जैसे कि ड्यूटी दी गई है, तो भले ही मे वर्ड यूज किया है बट इट विल बी कंपलसरी, या गवर्नमेंट के केस में बोला गया है ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर बोला है, सो मे को शैल पढ़ोगे आप। या फिर पेनल्टी दी गई है साथ में, सो आपको लिख के दिया था कि यू में फाइल अ रिटर्न, बट लिखा है कि नहीं फाइल करोगे पेनल्टी है, सो भले ही मे वर्ड यूज किया है बट शैल पढ़ेंगे। सो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कभी कभी मे को शैल और शैल को मे पढ़ेंगे। पर अगर एक ही पॉइंट पे दोनों चीज आ रही, एक ही जगह पे एक ही लाइन में एक ही प्रोविजन में मे और शैल दोनों आ रहा, सो इट विल बी कंपलसरी कि मे को मे ही पढ़ा जाए और शैल को शैल ही पढ़ा जाए, वो अगले पॉइंट में दिया है। द यूज ऑफ द वर्ड शैल विथ रिस्पेक्ट टू वन मैटर and the use of the word may with respect to another matter in the same section of the statute will normally lead to the conclusion that the word shall imposes an obligation, whereas the word may confers a discretionary power। ठीक है, सो ये केसेस वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये भी अपन ने इतना डीप में पढ़े तो आपको पूरे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने मन से भी लिखते हैं तो चलता है। ठीक है, सो ये सिंपल सा रूल है, वैसे पहले भी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, बट मैंने बोला था थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा ज्यादा ही डीप में चले गए हम। अब कोई डाउट्स होंगे आपके तो पूछ लो, इसके बाद एजुस्डेम जेनेरिस का जो रूल है ये भी अपन कंप्लीट कर ही लेंगे, बस 2 10 15 मिनट का रूल है, हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे अपन। हाँ बोलो, डाउट बोलो। हाँ बोलो।
नहीं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिटरल इंटरप्रिटेशन सिर्फ तब निकलता है जब एक ही मीनिंग पॉसिबल है। यहाँ पे अपन चेंज कर देंगे, दैट डज नॉट मीन कि आप उसका मीनिंग पूरा यानी वर्ड्स ही चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं है। देखो आगे क्या लिखा है, आगे आप देखेंगे तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो रियल ऑब्जेक्ट है वो डिफीट नहीं होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द एनेक्टमेंट। सो वो चीज अगर डिफेक्ट हो रही है, वो डिफीट हो रही है, तो फिर आप ऐसा मीनिंग नहीं लोगे। ये रूल कब लगता है, कॉमन सेंस रूल? ये तभी लगेगा जब दो मीनिंग पॉसिबल है। लिटरल इंटरप्रिटेशन सिर्फ तब लगता है जब एक ही मीनिंग है। यहां दो मीनिंग है। जैसे आप लेट्स हैंग आउट वाला एग्जांपल देखो ध्यान से, दो मीनिंग पॉसिबल है। एक जो उसको वेग बना रहा, दूसरा जो उसको एक्चुअल में मीनिंग दे रहा, सेंसिबल कुछ कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आप सेंसिबल मीनिंग लोगे। सो आप ऐसा नहीं कर रहे कि इग्नोर ही कर रहे हो वर्ड्स को, बट दो मीनिंग जब पॉसिबल है तब आप ये रूल लगा सकते हैं। तो ये रूल लेकिन हमेशा तभी लगता है जब दो मीनिंग पॉसिबल है, और एक मीनिंग है तभी वो लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाते हो आप। ठीक है, तो ऐसा है। और अगेन ये रूल्स जैसा मैंने आपको बताया था कि डिपेंड करता है कि जैसे कोई कोर्ट को लग रहा है ये रूल लगाना, लगाएगा। कोई कोर्ट को लगता है नहीं लगाना, तो नहीं लगाएगा। बट कोर्ट कभी भी उसका जो वर्ड्स है उसमें कुछ चीज ऐड नहीं करेगा और डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा है। तो इसीलिए आप देखते हैं कई बार एक ही मैटर पे दो कोर्ट अलग अलग डिसीजन देते हैं। खास तौर पे आप इनकम टैक्स में ऐसा जरूर देखोगे। इनकम टैक्स में कई बार आप देखते हैं कि एक ही चीज पे दो कोर्ट है, दोनों ने अलग अलग डिसीजन दिया है। ठीक है, चलो एक और इंटरेस्टिंग रूल पढ़ते हैं अभी। थोड़ा सा छोटा सा ही रूल है, जल्दी हो जाएगा। रूल ऑफ एजुसडेम जेनेरिस। सो अगेन एजुसडेम जेनेरिस एक ऐसा वर्ड, हैरी पॉटर के स्पेल जैसा। इसका मतलब क्या है? एजुसडेम जेनेरिस का मतलब है ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज। चलो छोड़ो ये, पहले देखो, आपको याद होगा आप बचपन में छोटे थे, छोटे थे बचपन में, आप स्कूल जाते थे। जब आप स्कूल जाते थे तो आपको मम्मी कुछ बोलते थे। क्या बोलते थे? कि बेटा देख, तू ना ये टिंकू पिंकू चिंकू लोगों के साथ मत बैठना। वो पीछे बैठ के मस्ती करते। कौन कौन नाम बताया उनने? टिंकू, पिंकू, चिंकू, लोगों के साथ, लोगों के साथ। अब ये लोगों यानी कौन? सो चिंकू पिंकू टिंकू लोगों के साथ मत बैठना मीन्स ये लोगों यानी कौन? और जो लोग पीछे बैठते हैं उनके साथ मत बैठना। बोले होंगे ना आपको मम्मी ने। सो इनके साथ मत बैठना। क्यों बोलते थे ऐसा? क्योंकि इनके साथ अगर आप बैठोगे तो आप भी इनके जैसी मस्ती करने लगोगे। बस वही रूल है एजुसडेम जेनेरिस, जिनके साथ आप रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सो वही है, वर्ड जिन वर्ड्स के साथ आएंगे ना, वो वर्ड्स जैसा उसका मीनिंग निकालेंगे हम। ठीक है, जैसे एक और आसान एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कल आप लोग क्लास में क्या ला सकते हैं, तो मैंने बोला आप कल समझो गाय ला सकते हैं, गाय, बैल, बैल लेके आ सकते हैं, फिर कुत्ता ला सकते हैं, तो और अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स आप कल लेके आ सकते हैं। अब जब मैंने ये वर्ड्स यूज किया, गाय बैल कुत्ता और अदर एनिमल्स, तो ये जो जनरल वर्ड है अदर एनिमल्स, इसका मीनिंग आप क्या लोगे? इसका मीनिंग आप लोगे गाय बैल कुत्ता, बिल्ली हो सकती है, भेड़ हो सकती है, बकरी हो सकती है, इनको लेके आ सकते हो आप। सो आप यहां पे शेर लेके आओगे क्या? शेर तो खैर दूर की बात होगी। तो देखो प्रेरणा बोल रही है बेस्ट फ्रेंड को लेके आएंगे सर। सर ठीक है। सो अदर एनिमल्स का आप जो मीनिंग निकालोगे ये कहां से लाओगे? सो अदर एनिमल्स का मीनिंग आप उसके पहले जो स्पेसिफिक वर्ड है उससे निकालोगे। ठीक है, सो ये अदर एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल्स आएंगे। सो आप शेर चीता ये सब चीजें नहीं ला सकते। ठीक है, लोमड़ी लेके आ गए, या क्या ला लिए, हिरण लेके आ गए, तो ये सब नहीं लेके आ सकते। ठीक है, सो ऐसे
जानवर लेके आओगे जो डोमेस्टिक जानवर है, ठीक है, छिपकली लेके आ गए, सर मेरे पास पेट छिपकली है, लेके आऊं क्या? सो नहीं, उसको लाने की जरूरत नहीं है क्लास में, ठीक है। सो गाय बैल कुत्ते में क्या क्या आएगा, बिल्ली आएगी, भेड़ आएंगे, ये सब चीजें कवर हो सकती है, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं एजुसडम जेनेरिस। जब कुछ जनरल वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद आते हैं, ध्यान रखो, पहले हमेशा स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स, और इसके बाद आ रहे हैं जनरल वर्ड्स। तो दीज जनरल वर्ड्स विल टेक देयर कलर फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड्स जो उसके पहले आए थे। सो इनसे आप इसका मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं एजुसडम जेनेरिस। सो द टर्म एजुसडम जेनेरिस मीन्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज, इनके जैसे ही दूसरे, ठीक है। सो वेयर एनी एक्ट एन्यूमरेट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जनरल वर्ड्स फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड्स, ध्यान रखो, जनरल वर्ड्स फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड्स, हमेशा ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर जनरल वर्ड पहले आएगा ना, उसको हम एजुसडम जेनेरिस नहीं बोलेंगे। एजुसडम जेनेरिस तब होता है जब जनरल वर्ड बाद में आता है, पहले स्पेसिफिक वर्ड्स आते हैं, तभी ये बनता है, ठीक है। तो जनरल वर्ड्स फॉलोइंग स्पेसिफिक वर्ड्स are to be construed and understood with reference to the words that precede them. So जो पहले वाले वर्ड्स हैं उनसे आप इसका मीनिंग निकालोगे, ठीक है। जैसे आप मुझसे पूछते हैं सर आपको क्या पसंद है खाने में, मैं बोलता हूं मुझे पिज्जा, पास्ता और गार्लिक ब्रेड पसंद है और बाकी की चीजें। अब ये जो बाकी की चीजें हैं ये क्या है, पिज्जा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड ब्रेड ये सब इटालियन फूड्स हो गए। सो इसके जैसे जो फूड्स रहेंगे इटालियन वाले, वो मैं बता रहा हूं, दैट मीन्स। तो इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें इडली डोसा ये सब चीजें नहीं आएगी, सांबार वड़ा ये सब नहीं आएगी, उत्तपम ये नहीं आएगा, ठीक है। सो वही है, दोज जनरल वर्ड्स आर टू बी टेकन as applying to things of the same kind as the specific words previously mentioned, unless there is something to show that a wider sense was intended. The rule of adjustem generis means that where specific words are used and after those specific words some general words are used, the general words would take their color from the specific words used earlier, ठीक है। ये हमेशा तब लगता है, ध्यान रखो एग्जाम के हिसाब से, जब जनरल वर्ड्स बाद में आते हैं और स्पेशल वर्ड्स पहले आते हैं, तब ये रूल लगता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर ऐसा नहीं होता क्या कभी कि जनरल वर्ड पहले आए और बाद में स्पेसिफिक वर्ड आए, ऐसा भी होता है, पर वहां पे जो रूल लगता है उसका नाम एजुसडम जेनेरिस नहीं है, वो भी एक सिमिलर रूल है। तो वो कौन सा है वो हम देखेंगे, नॉस्किटर असोसिस ऐसा एक नाम है, नॉस्किटर असोसिस, बाद में देखेंगे, ठीक है। सो वो अलग है। एजुसडम जेनेरिस तब लगता है व्हेन द जनरल वर्ड्स आर फॉलोइंग द स्पेसिफिक वर्ड्स, तो बाद में आ रहे हैं, ठीक है। देखो फॉर इंस्टेंस एग्जांपल दिया है, इन द एक्सप्रेशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर, डिस्टर्बेंसेस एंड एनी अदर कॉज और एनी अदर कॉज, सो ये अदर कॉज में आप क्या लोगे, क्या अदर कॉज में अर्थक्वेक कवर होगा, नहीं। ये कौन सी चीजें बताई गई है, वॉर, डिस्टर्बेंसेस, सो इसके जैसी चीजें हो सकती हैं, रायट्स, रायट कवर हो जाएंगे, लेकिन इसमें कोई अर्थक्वेक कवर नहीं होगा, सुनामी कवर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल जो है वो चीजों की बात नहीं कर रहे, वॉर, डिस्टर्बेंसेस ये सब क्या है, ये जो इंसानों के कारण जो उपद्रव हो रहे हैं वो चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है, फिर द वर्ड्स any other cause would take color from the earlier words war, disturbances, and therefore would be limited to the causes of the same kind as the two named instances, for example riots। वैसे ही where an act permits keeping of dogs, cats, cows, buffaloes and other animals, so other animals का मतलब क्या होगा, sheep हो सकती है, so वही दिया है, the expression other animals would not include animals like wild animals like lions and
tigers, but would mean only domesticated animals like horses, sheep, etc., where there was prohibition on import of arms, ammunition, gunpowder or any other goods. सो ऐसे केसेस में द एनी अदर गुड्स, ये जो वर्ड है इसमें इस प्रकार की चीजें कवर होगी, आर्म्स, एमिनेशन, गन पाउडर, इस प्रकार की गोला बारूद, ये चीजें। ठीक है, इतना ही नहीं होता, बचा है ये रूल, आगे पढ़ते हैं। क्या बोलता है रूल? इफ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज एग्जॉस्ट द होल जीनस, अगर समझो मैं जो वर्ड्स बता रहा हूं वो सब कवर कर लिया, जैसे मैंने, समझो मैं आपको बता रहा था मेरे को क्या चीजें पसंद है खाने में, तो मैंने आपको बोला मुझे इडली, डोसा, सांभर वड़ा, उत्तपम, उपमा, और सब पूरे मैंने साउथ इंडियन डिशेस खत्म कर दिया। मैंने लिख दिया राइस, रसम और सांभर वगैरह, सब 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 लिख दिया, और बाकी की चीजें। अब मैंने एक भी छोड़ा नहीं, एक भी आइटम नहीं छोड़ा, पूरे साउथ इंडियन जो डिशेस है सब कवर कर लिया, एंड एनी अदर डिशेस लिखा। तो अब ये एनी अदर में आप दूसरी चीजें भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही मैंने पूरे कवर कर चुका हूं, तो उसका मतलब है अब ये पूरा जीनस खत्म हो चुका, तो अदर थिंग्स में क्या आएगा? बाहर की चीजें। अब तो इसमें बाहर की चीजें कवर हो सकती हैं, तो वही दिया है। सो इफ द पर्टिकुलर वर्ड्स यूज्ड एग्जॉस्ट द होल जीनस, होल कैटेगरी, then the general words are to be construed as covering a larger genus। तो आप इसमें बाकी इंडियन फूड्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने इडली, डोसा, सांभर वड़ा सब कवर कर लिया था, फिर आप बाकी चीजें पराठा वगैरह कवर कर लो, फिर बाकी भी जो भी नॉर्मल सी चीजें तो वो आप कवर कर सकते हैं। फिर वी मस्ट नोट, अगला पॉइंट, however that the general principle of adjustem generis applies only where specific words are all of the same nature. When they are of a different category, then the meaning of the general words following those specific words remain unaffected. Then those words would not take color from the earlier specific words. जैसे समझो कैंप जा रहा है, मैं आप लोगों को कैंप लेके जा रहा हूं, इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अब मैंने बोल दिया कि आप क्या कर सकते हैं, आप शूज पहन के आ सकते हैं, फिर आपको शूज लेके आना है, एक विंड शीटर ला लेना, फिर मैंने बोला खाने के लिए चिप्स का पैकेट ला लेना, पानी की बोतल ला लेना, और एनी अदर थिंग। अब आप देखो इसमें एक भी चीज एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। कोई व्यक्ति बोल सकता है सर मैं कैप लेके आऊंगा, चलेगा। सो यहां पे रिलेटेड नहीं है, तो आप इसमें और भी चीजों को कवर कर सकते हैं। जब रिलेटेड नहीं है तो यू कैन इंक्लूड मोर थिंग्स। ठीक है, सो ऐसा है। सो इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। सो वो जनरल वर्ड्स जो रहेंगे, अदर थिंग्स, उसमें आप बाकी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, जो भी जिसको लेके आना है। इन द एक्सप्रेशन चार्जेस, अब देखो आगे क्या दिया है, चार्जेस, रेट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहां पे देखो क्या लिखा है, पहले चार्जेस वर्ड यूज किए, यानी जनरल वर्ड, और बाद में रेट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, स्पेसिफिक। यहां पे भी चार्जेस का मीनिंग क्या निकालोगे आप? जब आगे लिखा है रेट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस का मीनिंग जो रेट्स, ड्यूटीज, टैक्सेस है उसके जैसा ही होना चाहिए। इसमें क्या कवर करोगे? क्या आप इसमें सैलरी कवर कर सकेंगे? तो नहीं, सैलरी नहीं कवर होगा। क्या कवर होगा? जैसे सेस होता है, सेस होता है, सेस देखा है अपने, एजुकेशन सेस है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, फिर क्लीन गंगा सेस है। तो ये सब सेस वगैरह कवर हो जाएंगे, क्योंकि चार्जेस जो है किसके साथ आ रहा? रेट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सो चार्जेस में कौन सी चीजें कवर होगी? जो टैक्स के नेचर की है, जैसे सेस। ठीक है, तो सेस और टैक्स में वैसे डिफरेंस होता है थोड़ा सा। क्या? तो टैक्स जो होता है वो कहीं भी यूज किया जा सकता है, जैसे मैंने सरकार को टैक्स भरा, सो सरकार वो कहीं भी यूज कर सकती है। उसको लग रहा है रोड बनाना है, वहां यूज करे, जहां यूज करना है करे। पर अगर सेस नाम से लिया है तो वो सेस वहीं यूज होगा जो उसका नाम है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी सेस वर्ड आता है ना, सेस के साथ उसका एक नाम होता है, क्लीन एनर्जी सेस, क्लीन गंगा सेस,
या एजुकेशन सेस, तो ये सेस का हमेशा नाम होगा और वो पैसा सिर्फ वो चीज के लिए यूज किया जाता है जो चीज के लिए लिया जाएगा, ये कंपल्शन हो जाता है सरकार के ऊपर। सो खैर ये टैक्सेशन का टॉपिक है आपका, बट सेस और टैक्स में फर्क होता है, ठीक है। सो ऐसा है। तो इन द एक्सप्रेशन चार्जेस रेट्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस, द टर्म चार्जेस was read adjustem generis taking color from the succeeding terms, that is rates, duties and taxes. So in fact इसको हम adjustem generis नहीं बोलते, ये जो रूल है जिसमें जनरल वर्ड्स पहले आए, ऑफ कोर्स वो कलर तो उससे ही लेंगे जो स्पेशल वर्ड्स हैं, बट इसको हम दूसरा नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम नॉस्किटर असोसिस। सो वो हम देखेंगे आगे, ठीक है, जो सेकेंडरी रूल्स पढ़ेंगे हम उसमें हम देखेंगे, अदर रूल्स वगैरह जो देखेंगे उसमें देखेंगे अपन, ठीक है। सो नॉस्किटर असोसिस करके एक रूल है, ठीक है। सो here the general category precedes the enumeration of specific category, and so the rule of adjustem generis is technically not applicable, and court in fact applied the more general rule noscitur associs, that is known by its associate, देखेंगे बाद में, and rightly limited the meaning of the term charges. It is also to be noted that the courts have a discretion whether to apply the adjustem generis doctrine in particular cases or not. For example, जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज, एक जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज आता है, अभी फिलहाल इस साल आपको नहीं पढ़ना है, क्या दिया है, जब आप पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग, तो वाइंडिंग में आप देखते हैं कि कुछ केसेस में वाइंडिंग के पावर्स दिए गए हैं, लिखा गया है कि कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है या तो जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, सेक्शन 271 है ये, सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट। सो सेक्शन 271 क्या बताता है, सेक्शन 271 में बताया गया है कि कब कब इसको, एक सेकेंड, कब कब इसको वाइंड अप कर सकते हैं, तो उसमें बताया गया है वाइंडिंग अप के पावर्स कब कब है। सो इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि पहली चीज जो है, पहली चीज बोली गई है अगर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो आप कंपनी वाइंड अप कर सकते हैं। सो ये ऐसा बताया गया है, कुछ चीजें बताई गई, पहली चीज है स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा बोला है अगर आप अगेंस्ट सॉवर्निटी ऑफ इंडिया, इंडिया के खिलाफ अगर आप काम करते हैं तो कंपनी को बंद किया जा सकता है। फ्रॉड है, फ्रॉड करते हुए अगर पकड़ी गई कोई कंपनी तो किया जा सकता है। फिर नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 5 years, तब बंद किया जा सकता है। प्लस आखिर में बोला है जस्ट अदर जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज। अब यहां पे ये जो अदर जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज है, अदर जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन, सो इट विल नॉट टेक कलर फ्रॉम दीज वर्ड्स। सो ऊपर वाले से मिलते जुलते हों ये जरूरी नहीं, ठीक है। सो ये कोर्ट ने बोला है। सो इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट कोर्ट्स हैव डिस्क्रिशन इन अप्लाइंग एडजस्टमेंट जेनेरिस, फॉर एग्जाम्पल इन जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज इन वाइंडिंग अप पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल को पावर है वो यहां पे वाइंड अप कर सकता है कंपनी को, कब कब, स्पेशल रेजोल्यूशन, अगेंस्ट द सॉवर्निटी ऑफ एनी स्टेट और इंडिया काम कर रहे तो, फ्रॉड करते हुए पकड़े गए तो, नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years, एंड अदर जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज। तो यहां पे जब जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज हम पढ़ेंगे, सो वाइंडिंग अप पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल इज हेल्ड टू बी नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट 4 situations इन विच द ट्रिब्यूनल में वाइंड अप द कंपनी, ठीक है। तो यहां पे ये ऊपर की 4 चीजों से जोड़ के नहीं देखा जाएगा, सो इट विल बी रेड इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो ये चीज बताई गई है। सो ऐसा है। सो यहां पे आपका ये भी रूल कंप्लीट होता है। अब कोई भी डाउट होंगे आपके तो पूछ लो, फिर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। चलो कोई डाउट दिख नहीं रहा है, सो कंक्लूड करते हैं, अपन अगली क्लास में बाकी की बातें करेंगे। चलो थैंक यू।